जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। आपने वक्त निकाला, बड़ी देर से हम ये चाह रहे थे कि हम ये प्लान करें आपके साथ, बिल आखिर हम कर पा रहे हैं। जी। तो ओवर टू यू, अ, यू हैव 3 मिनट्स, और आपको पता है फॉर्मेट का, पुराने मेंबर हैं तो उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर में बाकी भी पार्टिसिपेट करेंगे। मेरे पास टाइम कितना है सर? दोबारा बोलिएगा, आपकी आवाज़ कट गई थी। 30 मिनट्स। 30 मिनट्स, राइट। थैंक यू। थैंक यू सो वेरी मच सर। आपको मालूम है मैं हमेशा बहुत खुश होता हूँ आपके सेशंस ज्वाइन करके। आपने जिस तरह से एक प्लेटफॉर्म दिया है हम सबको, और हर बार एक नई एक हैरत से मुकालमा होता है हमारा, क्योंकि आप जिन लोगों को इनवाइट करते हैं या जो मेंबर्स की भी जो आपने सेशंस रखे हैं, चाहे वो हमारे यंग स्टूडेंट्स हों या एक्सपर्ट्स हों, उससे मैंने बहुत सीखा है। तो इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया, आप तमाम मेंबरान का बहुत शुक्रिया इसका हिस्सा बनने के लिए। और यकीनन डायलॉग से, मुकालमे से ही हम अपनी सोसाइटी में कुछ बेहतर चेंज की तवक्को कर सकते हैं। मैंने काफ़ी सोचा कि मुझे किस चीज़ पे बात करनी चाहिए। रेजिस्टेंस का मैंने इसीलिए फाइनली डिसाइड किया कि आजकल हमारे यहाँ पाकिस्तान में पिछले कुछ अरसे से मज़ाहमत जो है वो ज़्यादा, यानी ऑन द स्ट्रीट, इन राइटिंग, हर तरफ हमें नज़र आती है। चाहे वो पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम पार्टीज़ की मज़ाहमत हो या साइड पे जो मार्जिनलाइज्ड हमारी सोसाइटीज़, कम्युनिटीज़ हैं, वो पश्तून तहरीक मूवमेंट हो या बलोचों की तहरीकें हों या बाकी जो हमारे मतलब मुख्तलिफ जो माइनॉरिटीज़ फॉर एग्जांपल हैं हमारे यहाँ। तो इसलिए मेरा ये ख्याल था कि इसके ऊपर अगर हम बात कर सकें। और अगेन, ये कोई मेरी कोई भी राय जो है वो हतमी नहीं है। मैं यहाँ पे अगेन सबसे सीखने के लिए मौजूद हूँ। कुछ बस जैसे आप कहते होते हैं कि एक डायलॉग को मैं इनिशिएट करूंगा, उसके बाद आप लोगों की राय सुनेंगे। तो मैंने इसको आउटलाइन इस तरह किया है कि मैं पहले थोड़ी सी बात करूंगा नरेशन की या नैरेटिव्स की, नैरेटिंग की, कि इससे हमारी क्या मुराद है। उसके बाद हम थोड़ी सी बात करेंगे रेजिस्टेंस की। फिर कुछ जो अनवांटेड नैरेटिव्स हैं जिनको अनवांटेड समझा जाता है, फिर जिस तरह से उनको काउंटर किया जाता है उन अनवांटेड नैरेटिव्स को, उस पर थोड़ी सी बात होगी। उसके बाद एक रीसेंट कुछ डिबेट्स हैं कल्चरल वर्सेस मटेरियलिस्टिक थिंकिंग की, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। और एंड में एक एथिकल मॉडल ऑफ नरेशन है, जो कि एक रीसेंट डेवलपमेंट है, उसके ऊपर भी मैं क्विकली कोशिश करूंगा कि उसको भी इंट्रोड्यूस करवा दूं। तो सबसे पहले, चूंकि हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, एक तो मेरे भी स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद हैं, मेरे जहन में ये था कि मैं कुछ इसको रिलेट भी करने की कोशिश करूंगा कि नैरेटिव से हमारी क्या मुराद है, ताकि जब हम एथिकल नैरेटिव्स की बात करें या एथिकल मॉडल ऑफ रिमेम्बरिंग की बात करें, तो उसकी समझ आए कि हम किस तरह के नैरेटिव्स की बात कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ अमूमन पाकिस्तान के अंदर हमने देखा, लोगों ने बयानिया पिछली हमारी वोकेबलरी का हिस्सा बना पिछले कुछ अरसे में, पिछली कोई मेरा ख्याल है 2-3 हुकूमतों में, कि जी बयानिया हमें बदलने की ज़रूरत है। ये लफ्ज़ हमने बहुत सुना है पिछले मेरा ख्याल है 5-10 सालों में। हर पॉलिटिकल पार्टी का ये होता है कि जी हमारे पास बयानिया होना चाहिए, इमरान खान के पास एक बयानिया है, फलां के पास बयानिया नहीं है। और मुतबादिल बयानिया की मेरा ख्याल है नवाज शरीफ ने बात की थी तो बड़ा वो हिट हुआ था, और उस पे लोगों ने किताबें भी लिखी हैं। एक किताब सलीम साफ़ी साहब की भी है। तो ये बयानिया होता क्या है, और ये इसकी जगह हम क्यों नहीं इस्तेमाल करते? हम हमेशा बयानिया क्यों कहते हैं, बयानिए क्यों नहीं कहते हैं? हम एक नेशनल नैरेटिव की क्यों बात करते हैं और नेशनल नैरेटिव्स की क्यों बात नहीं होती है हमारे यहाँ? या पॉलिटिकल पार्टीज भी एक बयानिया क्यों लेके आती हैं, मल्टीपल, यानी उनमें उनमें डाइवर्सिटी क्यों नहीं होती है? तो मसलन अगर आप इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अभी का बयानिया देखें, जस्ट टू रिलेट, मैं अपनी पॉलिटिकल ओपिनियन कोई नहीं देना चाह रहा यहाँ पे, लेकिन उसको अगर हम देखें तो पहले इमरान खान का बयानिया करप्शन का बयानिया था, फिर उसी के साथ ही मिलता जुलता बयानिया उन्होंने डेवलप किया, और जो कि यानी ये जो साइफर की बात थी, और यानी उसके बाद उसने उसको डेवलप किया, हकीकी आज़ादी की बात हुई तो वो एक बयानिया बन गया। अब ये जो यानी हकीकी आज़ादी का बयानिया है, इसमें कंसिस्टेंसी क्यों है? और वो क्यों, यानी डिस्पाइट द फैक्ट कि इमरान खान को उसकी कास्ट भी पता है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या बाकी कारकुनान को उसकी कीमत भी पता है, कि जब हम अमेरिका के खिलाफ बात करते हैं
इतना यानी रिस्की बयानिया लेके आते हैं, तो उसकी कास्ट भी है। और वो कास्ट सिर्फ एक लीडर या एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं है, बल्कि आम लोगों, गरीब लोगों के लिए भी है। और गरीब लोग उसके लिए मतलब सफर भी कर रहे हैं, जो कारकुनान है वो हम देख रहे हैं। तो ये एक बयानिया क्यों है उसमें? मसलन इमरान खान की ऐसा क्यों नहीं होता कि एक तकरीर में वो बात करें हकीकी आज़ादी की, अगली तकरीर में वो कहें कि जी हम गरीबों की बात करते हैं, हम उससे अगली तकरीर में वो कहें कि जी हम माइनॉरिटीज की बात करते हैं, उससे अगली तकरीर में कोई और बात करें। हमेशा ऐसे क्यों होता है कि सिर्फ वही वोकेबलरी जो है वो उस बुनियादी बयानिए को बिल्ड ऑन कर रही होती है उसके इर्द गिर्द। यानी उसको वो पहले, अगर आप नवाज शरीफ का बयानिया देखें तो वोट को इज्जत दो की बात थी, तो जितने भी लीडर्स थे नून लीग के वो उसी के इर्द गिर्द बात करते थे। यानी बिलावल भुट्टो जरदारी को देखें तो वो सिलेक्टेड वजीर आजम की हर वक्त बात करते थे। तो ऐसा क्यों होता है कि बयानिया एक ही रहता है? इसी तरह अगर आप ISPR या हमारे जो कौमी बयानिए रहे हैं, चाहे वो दो कौमी नजरिया हो शुरू में, या उसके बाद जो मुख्तलिफ बाद में यानी जिया ने अपना बयानिया दिया, उसके बाद मुशर्रफ ने उस बयानिए को रिवर्स करने की कोशिश की, इनलाइटन मॉडरेशन कर बयानिया दे दिया। तो ये सारा कुछ जो है मतलब हमेशा हमने एक सिंगुलर बयानिया रखा है और मल्टीप्लिसिटी या डाइवर्सिटी की तरफ कभी नहीं गए। तो ये एक तो ये बुनियादी क्वेश्चन है कि डाइवर्सिटी ऑफ वॉइसेस या नैरेटिव्स को हम स्पेस क्यों नहीं देते हैं। और जब ये हम नहीं करते हैं तो फिर उसके बाद ये होता है कि ना कोई ट्रांसलेशन कर रहा होता है, ना कोई नए लोग लिख रहे होते हैं, कोई डिफरेंट वॉइसेस होती हैं तो बैन हो जाती हैं। लोगों को यानी किताबों को कन्फिस्केट किया जाता है, लोगों को उठा लिया जाता है। बहुत सारे मसाइल होते हैं, जो डिफरेंट ओपिनियंस होती हैं उनको उस तरह से यानी स्पेस नहीं दी जाती। यानी जो जो कल्चरल स्पेस होती है वो अवेलेबल नहीं होती। और जब स्पेस नहीं होती तो लोग या तो मुल्क छोड़ जाएंगे या साइलेंट हो जाएंगे। तो एक साइलेंसिंग का अमल भी साथ साथ रहता है, क्योंकि आपको जो मेन स्ट्रीम दो तीन बयानिए हैं, और ख़ासतौर पे वो बयानिया जो कौमी बयानिए के साथ थोड़ा बहुत हमांग है, उसके साथ अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर बात चलती नहीं है। तो इससे नुकसान क्या होता है? एक टर्म है नैरेटिव स्कैसिटी की। एक अमेरिकन प्रोफेसर हैं, फिक्शन राइटर भी हैं, पुलिट्जर विनिंग ऑथर हैं, एशियन अमेरिकन है, वियतनाम से हैं। आई मीन उनकी ओरिजिन जो है वियतनाम से है। तो उन्होंने एक टर्म दी नैरेटिव स्कैसिटी की। वो ये कहते हैं कि नैरेटिव्स की अपनी एक इकॉनमी होती है। और अगर यानी इस इकॉनमी में अगर आप स्कैसिटी की इकॉनमी में अगर आप जिंदगी गुजार रहे हैं, तो उसमें नुकसान ये होता है कि जब भी कोई बंदा कोई डिफरेंट बात करेगा तो सारा प्रेशर उसी के ऊपर आ जाएगा। सब ये कहेंगे कि मतलब इसने तो कोई अजीब बात कर दी है, इसको पनिश करना चाहिए। और फिर वो पनिशमेंट का एक प्रोसेस जो है वो लोगों की कंसेंट से होता है। वो सिर्फ ये नहीं है कि हुकूमतें चाह रही होती हैं, वो लोग भी उसमें शामिल हो जाते हैं। और इसकी एग्जांपल, एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल अनवांटेड नैरेटिव्स की हमारे यहाँ ये है कि जो 2800 एंग्लोफोन हमारे राइटर्स हैं, हमारे जो मसलन मोहम्मद हनीफ की मिसाल ले लें, पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं खासतौर पे, या जो बाकी जो एंग्लोफोन राइटर्स हैं जिन्होंने लिखा अंग्रेजी में, उन्होंने उनके ऊपर एक जो क्रिटिसिज्म होती है वो ये होती है कि हमें आप रिप्रेजेंट ठीक नहीं कर रहे हैं, हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है, हमारा इमेज खराब कर रहे हैं। क्योंकि जब आप आवर लेडी ऑफ एलिस भट्टी लिखते हैं, जिसमें आप ये दिखाते हैं कि पाकिस्तानी जो हैं वो ईसाइयों के साथ, ईसाई जो हमारे सिटीजन्स हैं, बराबर के सिटीजन्स होने चाहिए, उनके साथ जो ज्यादतियां होती हैं उसको आपने उस नावल में दिखाया। हालांकि ऐसा नहीं है, हम तो ईसाइयों को बहुत ख्याल रखते हैं, चाय वाय पिलाते हैं जब वो कूड़ा उठाने आते हैं, या उनकी खिदमत करते हैं, पैसे देते हैं। तो आपने ये बहुत ज्यादती की। सारा पाकिस्तान इस तरह नहीं है, पाकिस्तान तो अच्छा भी है, तो आपने अच्छी साइड नहीं दिखाई। तो इस तरह के एतराजात होते हैं। तो ये वो कॉन्सेंट है जो लोग दे रहे होते हैं, बल्कि ना सिर्फ ये विद इन पाकिस्तान बल्कि बाहर भी। मसलन स्नेहाल शिंगावी हमारे एक दोस्त हैं, UT आस्टन में पढ़ाते हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने ये कहा कि जो पाकिस्तानी एंग्लोफोन राइटर्स हैं वो पाकिस्तान को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं जैसे पाकिस्तान है नहीं असल में। ये तकरीबन एडवर्ड सईद वाली बात के ओरिएंटलिज्म इज रिप्रेजेंटिंग द ओरिएंट एज इट इज नॉट। तो यानी वो उनका भी यही था कि नहीं, पाकिस्तान में मज़ाहमत भी बहुत है, पाकिस्तान में लोग अच्छी बातें भी करते हैं, अच्छे काम भी करते हैं, अच्छा सोचते भी हैं। तो ये जो पाकिस्तानी राइटर्स हैं, दे आर सेलिंग व्हाट द अमेरिकन ऑडियंस, अमेरिकन रीडर्स वांट टू बाय फ्रॉम देम।
तो यानी ये बात जो है, एतराज बहुत होता है। बल्कि इस तरह की टर्म्स भी हमारे क्रिटिक्स ने, बहुत सारे क्रिटिक्स ने, एडवर्ड सईद ने इवन वीएस नायपाल के हवाले से कहा था कि ये जो है एक थर्ड वर्ल्डर है, जो कि थर्ड वर्ल्ड को बुरा समझता है, उससे नफरत करता है। तो ये टर्म्स के जी, सेल्फ हेटिंग पाकिस्तानीज हैं, सेल्फ हेटिंग साउथ एशियंस हैं, इंटेलेक्चुअल सॉरी कंप्राडोर हैं, ये सेल्फ ओरिएंटलिस्ट हैं, ये नेटिव इन्फॉर्मेंट्स हैं, इस तरह की जो है एक तरह से एलिगेशन का एक सिलसिला है, जो कि हमारे राइटर्स, क्रिटिक्स, स्टूडेंट्स, रीडर्स वो यानी एक तरह से लेबल करते हैं अगेंस्ट दीज राइटर्स, जो हमारे पाकिस्तानी एंग्लोफोन राइटर्स हैं। या इवन अगर हम थोड़ा सा इसको मजीद लेमैनली टर्म में डिस्कस करें, तो जो यानी फिल्में बनती हैं, मसलन हमारे यहाँ पाकिस्तान में फिल्में भी बड़ी जल्दी बैन होती हैं। मालिक को मेरा ख्याल है बैन किया गया था, फिर उसके बाद शायद जिंदगी तमाशा शायद थी फिल्म, उसको बैन किया गया था। मोहम्मद हनीफ के नावल जो केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोस है, उसका तर्जुमा जो काशिफ रजा ने किया था, उसको कन्फिस्केट कर दिया गया था, सारी किताबें आके उठा के ले गए थे। तो उसमें अब जो फिल्में यानी है, जो या तो उनमें ये होता है कि ट्रूथ टू पावर होता है, या फिर ये है कि उसमें कोई ऐसी कल्चरल बात होती है जिसको पसंद नहीं किया जाता, तो उसमें फिर वही जो हमारा मौलवी है, हमारा जो कंजर्वेटिव जो तबका है, वो उसको रेजिस्ट करना शुरू कर देता है, और वो कहता है कि नहीं, ये तो बहुत जुल्म है। तो इस सारे अमल में, साइलेंसिंग के अमल में, या नैरेटिव्स को, कुछ नैरेटिव्स को अनवांटेड बनाने में हम सब शामिल हो जाते हैं। यानी उसमें कभी लिबरल्स शामिल हो जाते हैं, वो लिबरल्स जो ये कहते हैं कि नहीं नहीं, पाकिस्तान बिल्कुल इस तरह तो नहीं है, मतलब पाकिस्तान का इमेज पॉजिटिव भी हो सकता है। कभी वो लिबरल, और साथ में हमारे कंजर्वेटिव, वो भी इसके अंदर यानी वो करते हैं, अपना हिस्सा डालते हैं। फिर हुकूमतों को ये मौका मिलता है, वो यानी जब अंगारे बैन हुआ था इंडिया में, ब्रिटिश इंडिया में, तो वो इसलिए नहीं हुआ था कि ब्रिटिश इंडिया को उससे कोई तकलीफ थी, इसलिए हुआ था कि आवाम को थी। तो उन्होंने आवाम को आगे रख के, अगरचे ब्रिटिश यानी कॉलोनाइजर्स ने बहुत सारी चीजें बैन की, जो कि उनके अगेंस्ट थी, उन्होंने प्रोपेगेंडा के जरिए खास तरह की शायरी करवाई। ऐसे शायरों को फंडिंग की जाती थी जो मसलन अखलाकी शायरी करते थे, जो लोगों को अखलाकियात सिखाते थे। जैसे हमारे यहाँ भी जितने भी पीछे जो दौर रहे हैं, जिसमें जो वो लोग जिन्होंने अखलाकी किस्म का लिटरेचर लिखा, स्पिरिचुअल किस्म का लिखा, मज़ाहमत की बात नहीं की, उनको बड़ा यानी उनको पीटीवी पे भी बिठाया गया, उनको बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी मिले। अमूमन बात की जाती है मुमताज़ मुफ्ती और अशफाक अहमद और कुदरतुल्लाह शाहाब की, के ये तीन जो है, इन्होंने जो मज़ाहमती आवाज़ें थी उनको दबाने में बड़ा काम किया, और साथ में अवाम के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी कि जी आप अपने नफ्स को मारें, आप अल्लाह की तरफ आएं, आप छोड़ें जिया क्या कर रहा है, या अयूब खान क्या कर रहा है, या बाकी लोग क्या कर रहे हैं, इसका से आपका क्या लेना देना, आप अपनी यानी उसके ऊपर फोकस करें। तो इसमें यानी इनको हम फिक्स करने की इसी तरह से कोशिश करते हैं कि हम यानी जब जब हमें ये लगता है कि हमारा नाम बुरा जा रहा है, खासतौर पे बाहर की दुनिया में, क्योंकि मैंने एंग्लोफोन पाकिस्तानी राइटर्स की बात की है, या फिल्में भी अमूमन मुख्तलिफ इंटरनेशनल फिल्म फेयर्स में जाती हैं, उनके ट्रांसलेशंस जाते हैं, डबिंग उनकी इंग्लिश में हो जाती है, सबस्क्रिप्ट्स उनके यूज होते हैं, और उसके बाद वो कहा जाता है कि जी ये सब लोग जो हैं ये हमारा नाम खराब कर रहे हैं, और हम जब ट्रैवल करते हैं तो पाकिस्तानी पासपोर्ट की कोई इज्जत नहीं होती। ये शर्मीन उबैद चिनाए और बाकी सब लोग जो है, उसको हमने फिक्स करने की बहुत दफ़ा कोशिश की, और मसलन मुशर्रफ ने, जैसे मैंने कहा, एनलाइटन मॉडरेशन, और फिर उसके बाद भी अमन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी वो वैसे भी कल्चरली एनलाइटेंड है, एक जमात है, तो या इवन पीटीआई ने भी उस ट्रेडिशन को जारी रखा, और हमने देखा कि जी हमने यानी गाने गाए, डांस किया, हमने मैराथन्स अरेंज की जिसमें मर्द औरतें शामिल हुए, ताकि हमारा इमेज जो है दुनिया वो पॉजिटिव इमेज देख सके। वो जो नेगेटिव इमेज मीडिया में है या किताबों में है,
वो चाहे वीएस नायपाल की वजह से हो, रुश्दी की वजह से हो, मोहम्मद हनीफ की वजह से हो, किसी भी हमारे राइटर, पेप्सी सिद्धवा की वजह से हो, जो भी हमारे राइटर्स लिख रहे हैं उन उसको, या मीडिया इमेजेस, तो जाहिर है कि वो पैराशूट जर्नलिस्ट भी उसमें शामिल होते हैं जो बाहर से आते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स से कराची में लैंड करते हैं, वहां पे वो 4-5 दिन गुजार के एक स्टोरी लिखते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान में तो बहुत ही बुरे हालात है, पाकिस्तानी तो बहुत बुरे हैं। तो उसको हमने काउंटर भी करने की कोशिश की अपने तौर पे, कि हमने अपनी हॉस्पिटैलिटी दिखाने की कोशिश की कि हम तो बहुत ज़्यादा हॉस्पिटेबल हैं और वगैरह वगैरह। अब जब हम ये करते हैं, यानी नैरेटिव को इस तरह से बदलते हैं, तो हमारा मौलवी एक मरतबा फिर जाग जाता है, वो कहता है कि भाई डांस शुरू कर दिया तुम लोगों ने, तो यहूदी हो फलां हो, ये तो बाहर का एजेंडा है, आप लोगों ने तो बहुत जुल्म कर दिया हमारे साथ, यानी हमारे कल्चर को बदल बदल रहे हैं आप, ये कल्चरल इन्वेजन है और आप बिक गए हैं वगैरह वगैरह। और फिर जो हमारे जल्जले यहाँ पे हमारे यहाँ आते हैं या सैलाब आते हैं, वो सारे उसी डांस की वजह से, उसी मैराथन की वजह से आते हैं जो किसी ने यानी शुरू कर दिए हुए थे। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमारा लिबरल और हमारा मौलवी, या हमारा कंसर्वेटिव तबका, ये दोनों, मैं रिस्पेक्ट के साथ कहता हूँ मौलवी, क्योंकि मैं गांव से आया हूँ, तो मैं, मेरा मतलब कोई वो नहीं है, और लिबरल के लिए भी मैं रिस्पेक्ट के साथ लिबरल यूज कर रहा हूँ मैं, इसीलिए मैं देसी लिबरल नहीं कह रहा, क्योंकि देसी लिबरल की जो कनोटेशन है वो थोड़ी सी नेगेटिव हो गई है पाकिस्तान में। तो दोनों रिस्पेक्टेबल हैं, लेकिन मसला इसमें यह है कि दोनों कल्चरली सोच रहे हैं। दोनों हमारे जो तबकात हैं, यानी दोनों तरह के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, चाहे वो कंजर्वेटिव हों या लिबरल हों, दोनों की सोच कल्चर के इर्द गिर्द है, कि डांस हो जाए, मैराथन हो जाए, सिंगिंग हो जाए, हमारा प्रेसिडेंट जो है वो, तो उससे लागी रे, तो उससे लागी, वो क्या पता नहीं गाना है, वो गाना शुरू कर देता था परवेज मुशर्रफ। तो यानी किसी तरह से हमने दिखाना है कि ये सब कुछ जो है ना कल्चरल वार है, ये जो वार ऑफ वर्ड्स है, जो यानी विचारों की जो जंग है, वो वो कल्चर पे आके रुक गई है, उससे हमारे मैसेज का कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ पे एक डिस्कनेक्ट सब बन जाता है, क्योंकि हमारा पाकिस्तान जो है वो, मतलब जो गिवन फिगर्स हैं, वो ये है कि 40% से ज्यादा लोग अंडर पॉवर्टी लाइन रहते हैं। और विच मीन्स के हमारे शायद ये फिगर्स इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अमूमन लोग खुद को गरीब दिखाना नहीं चाहते हैं, ना ही यानी ज़्यादातर लोग जो हैं वो शो ऑफ करते हैं, वो अमीर दिखना चाहते हैं, अमीर दिखाना चाहते हैं खुद को। नहीं भी कुछ होता तो वो उस सूरत में भी वो, तो 40% तो यानी डॉक्यूमेंटेड है ना। और यानी मैं अक्सर ये लोगों को कहता हूँ, लोग मुझे यहाँ पे भी, अमेरिका में मेरे दोस्त जो हैं वो कहते हैं नहीं, पाकिस्तान में तो कोई भूखा नहीं सोता है, 2 वक्त की रोटी सबको मिलती है, ये तो इंडिया में बुरे हालात हैं वगैरह वगैरह। तो मैं उन्हें ये कहता हूँ कि आप सिर्फ एक चीज़ देख लें कि पाकिस्तान जैसा सालन दुनिया में कहीं और आपको मिलता है? यानी यानी शोरबे वाला सालन जो है, किसी भी तरक्की याफ्ता दुनिया में आप चले जाएं तो नहीं होगा। वो सूप के तौर पे तो हो सकता है, वो खाने के तौर पे नहीं हो सकता, खाना डिफरेंट होता है। तो हमारे यहाँ मेल न्यूट्रिशन है, हमारे बच्चे स्टंटेड पैदा होते हैं, मेरा ख्याल है 33% बच्चे हमारे पैदा ही स्टंटेड होते हैं। और इसी तरह से यानी आप किसी भी तरह का फिगर उठाएं तो हमारे यहाँ गुर्बत बेइंतहा, तो हम कार्ब्स खा रहे होते हैं उसमें, सालन में वो डबो डबो के पानी में आलू तैर तैर रहा होता है, गोश्त की बोटी तैर रही होती है, उसमें हम रोटी गंदुम खा रहे होते हैं हर वक्त ना। तो ये सिर्फ पाकिस्तान में है, और वो कल्चर, यानी ये नहीं है कि कोई कोई ये कोई टेस्ट की बात है, लेकिन जो ही आप डेवलप्ड उसमें जाते हैं, तो आपको प्रोटीन बेस्ड और ज्यादा यानी न्यूट्रिशियस जो फूड है वो आपको नजर आती है। तो बहरहाल मसाइल हमारे इस तरह के हैं। और बात हम करते हैं हर वक्त कल्चर की, और इवन जंगों की भी जब बात होती है, तो हम कहते हैं कि हम चूंकि मुसलमान हैं तो इसलिए हमारे ऊपर जंगें मुसल्लत की गई हैं। हम ये मुसलमानों से, और हमारा लीडर भी यही कहता है, यानी हमारे जो लीडर्स हैं उनकी भी बात कल्चर से आगे नहीं जाती है। वो भी ये कहते हैं कि जो हमारी यानी कौमी गैरत है, और यानी अगेन एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स में हम सब बात कर रहे होते हैं, उसकी कंक्रेटाइज कोई नहीं कर रहा होता है उसको उसको यानी फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ रिलेट करके अमूमन बात नहीं हो रही होती। तो उससे होता क्या है, जब हम मटीरियलिस्टिक थिंकिंग को हमने छोड़ दिया है, और छोड़ा क्यों है, 2-3 वजूहत की वजह से। एक कम्युनिज्म,
और उसमें ये कहा गया कि ये तो लादीन है, ये फलां है फलां है। हालांकि इकबाल से लेके तो उबैदुल्ला सिंधी से लेके तो बहुत सारे लोगों ने रिकनसाइल भी करने की कोशिश कोशिश की। भुट्टो ने तो इस्लामिक सोशलिज्म की भी बात की और काफी यानी टाइम तक बात होती रही, लेकिन उसके बाद जिया साहब आ गए तो उसको यानी इतना वो किया गया कि मेरी यूनिवर्सिटी में, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में जहाँ पे मैं अभी भी हूँ, वहाँ पे एक हमारी लाइब्रेरी में मार्क्सिज्म पे कुछ किताबें थी। तो मेरे पास एक स्टूडेंट भागता भागता आया और कहता है कि सर ये मार्क्सिज्म की किताबें किसने अलाउ की हैं हमारी लाइब्रेरी के अंदर। तो यानी आप ये सोचें कि इस कदर हमने एक पूरे नजरिए के खिलाफ, बजाय इसके कि उसको रेकनसाइल करें, रीथिंक करें, अडेप्ट करें, उसको बेशक चेंज करें, लेकिन हमने क्या किया कि उसको बिल्कुल ही वो बना दिया। दूसरा ये है कि जो ये बात है कि जी स्पिरिचुअल आप नहीं रहते अगर आप मटेरियली सोचते हैं, तो आप अपनी रूह को मार देते हैं अगर आप मादियत परस्ती की बात करते हैं। तो मैं कहता हूं कि मादियत परस्ती आप ना करें। आप यानी लेकिन मटेरियली सोचने में तो कोई हर्ज नहीं है ना। अगर इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, मसलन पाकिस्तान का गरीब गरीब क्यों है, उसे यानी सब्जी या गोश्त खाने की बजाय उसे पानी क्यों खाना पड़ता है। यानी पीते तो हम हैं, लेकिन हम पानी को खा भी रहे होते हैं अपने, जैसे मैंने अभी बात की है कि हम उसको यानी हमारे फूड का पैटर्न इस तरह का है। तो ऐसा क्यों होता है? या पाकिस्तान में गुर्बत इतनी क्यों है, रिसोर्सेज की कमी? तो हम हमेशा कहते हैं कि हमारे पास नहीं है। हमसे कम रिसोर्सेज वाले मुल्क जो हैं, जो साल में 6 6 महीने 7 7 महीने बर्फ में डूबे रहते हैं, वो हमसे अच्छे क्यों हैं? मतलब ये क्या मसाइल असल में हैं क्या? हमारे लोग दो दो तीन तीन नौकरियां करते हैं। मेरे साथ जो मेरा असिस्टेंट था वो 3 नौकरियां करता था, और फिर भी वो बेचारा मुश्किल से अपना घर का किराया और मुश्किल से कुछ चीजें, कभी कहीं पे कोई खाने वाने का बंदोबस्त होता था सबसे पहले उसने जाना होता था। वजह क्या थी? कि मतलब अगेन यही बात है कि हम, बल्कि हम सब इसी तरह से वो करते हैं, एक 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 बेयर मिनिमम के साथ रह रहे होते हैं। तो ऐसा क्यों है? तो होता यह है कि जब मटेरियलिस्टिकली हम नहीं सोचते हैं तो हम मटेरियलिस्टिक क्वेश्चन नहीं कर पाते। जब मटेरियलिस्टिक क्वेश्चन आप नहीं कर पाते हैं तो उसमें यह होता है कि जो एक्सप्लॉयटर है, जो इकोनॉमिकली हमें एक्सप्लॉयट कर रहा है, वो उसको एक यानी हम एडेड एडवांटेज देते हैं। तो यानी जितने भी स्ट्रीट प्रोटेस्ट होते हैं हमारे यहाँ, वो इस बात पे ज्यादातर नहीं होते। बहुत कम आप कभी देखेंगे कि जो रोटी के लिए हो, जो मुआशी इस्तेहसाल के लिए हो। ये तो हो सकता है कि कभी कोई ये इस बात पे निकल आए कि जी हमारी जो तनख्वाह आपने रोकी दी है वो दे दें, या जो तनख्वाह बढ़ी थी वो बढ़ा वो रिलीज कर दें, जो इजाफा कर दें तनख्वाह में थोड़ा सा। ये अगेन यानी विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द प्रोटेस्टर्स या सारे लोग जो इस अमल में शामिल होते हैं, लेकिन ये नौकरों वाली सोच है कि हमारी तनख्वाह का 10% बढ़ा दे। यानी हम क्वेश्चन नहीं कर रहे कि हमारी तनख्वाह इतनी क्यों नहीं है कि जिसमें हम एक अच्छा लाइफस्टाइल, ठीक है अमेरिका वाला लाइफस्टाइल तो शायद मुमकिन नहीं है, क्योंकि अमेरिका का जो लाइफस्टाइल है उसके बारे में कहा जाता है जहाँ जितनी कंजम्पशन यहाँ पे है, कि अगर उतनी कंजम्पशन पूरी दुनिया में हो जाए तो फिर यू विल नीड 6 प्लैनेट्स लाइक अर्थ। ठीक है, आपको 6 प्लैनेट्स चाहिए होंगे फिर लोगों को फीड करने के लिए, उस तरह का लाइफस्टाइल देने के लिए कि जिसमें आपको ये सारी सहूलतें हैं, ये हीटिंग, ये सब कुछ, यानी अच्छा खाना, अच्छी कंजम्पशन जो है यहाँ पे मैं देखता हूँ कि यानी स्टूडेंट्स जो है, इवन स्टूडेंट्स जो कि अमूमन स्टाइपेंड पे होते हैं यहाँ पे यूनिवर्सिटियों में, वो प्लास्टिक की ये जो डिस्पोजेबल प्लेट्स ले आते हैं, पूरा सेमेस्टर वही चलाते हैं ताकि डिशेस धोनी ना पड़े। तो क्योंकि वो सस्ता मिलता है, क्योंकि वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो पूरा सेमेस्टर के लिए वो $8 10 की ले आएंगे, वो रखेंगे, उसको यूज करते रहेंगे, फेंकते रहेंगे। तो यानी कंजम्पशन इस तरह की है। और यहाँ पे पेट्रोल अब भी आज भी काफी से सस्ता है। तो ये चीजें पाकिस्तान को मुयसर क्यों नहीं है? और वो वजह अगेन वही है कि हम क्वेश्चन नहीं करते। हमारा स्ट्रीट प्रोटेस्ट भी कल्चरल इश्यूज पे होता है, चाहे वो किसी भी तरह का इशू, और वो होना चाहिए, वो जायज है, मैं उसको गलत नहीं कह रहा हूँ। लेकिन उसकी जो प्रोटेस्ट की, जो मैं पहले बात कर रहा था, नैरेटिव की जो इकोनॉमी है, वो उससे उसकी रेशो जो है वो डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाती है। कि जब हम हर कल्चरल इशू पे, वो अगेन मैं कहना नहीं चाह रहा, बहुत सारी चीजें अब ज्यादातर मजहबी आप देखते हैं जो इश्यूज होते हैं जिसके ऊपर सड़कें बंद हो जाती हैं, लेकिन बाकी भी अगर आप देखें, हकीकी आज़ादी भी जो है वो एक कल्चरल इशू है ज्यादातर।
कि जी हमें डिक्टेट ना करवाया जाए, हम अपना एक्सप्लॉइटर खुद बिठाएंगे अपनी कुर्सी पे। ये कुर्सी पाकिस्तानियों की कुर्सी है, यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट, यहाँ के लोगों को, यहाँ के कारकुनान को हक है कि वो किसको यहाँ पे इस मसनद पे बिठाएंगे। आपका हक नहीं है कि आप हमें कहें। यानी अगेन हम वही जो क्वेश्चन कर रहे हैं। अच्छा, ये चीज एकेडमिक्स में भी आ गई है अनफॉर्चुनेटली। पिछले दिनों मैंने एक छोटी सी रिसर्च भी की थी। जो इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी है, इसमें जो लिटरेचर के डिपार्टमेंट्स हैं, इनमें जो रिसर्च होती है उसको मैंने स्टडी किया। पिछले कुछ 10 साल के जो थीसिस थे, 10-12 सालों के, उनको मैंने स्टडी किया। और उसमें मैंने देखा कि जब यानी कल्चरल इश्यूज पर कोई, मेरा ख्याल है 99% थीसिस है लिटरेचर डिपार्टमेंट्स के। मुआशी इश्यूज पर कोई आपको 1% से कम थीसिस आपको मिलते हैं। ठीक है। तो अब उसमें क्या है कि अब जी हमारी रिप्रेजेंटेशन वेस्ट में नहीं हो रही। एडवर्ड सईद ने हमारे साथ एक जुल्म ये किया कि उसने सारी जो डिबेट है थर्ड वर्ल्ड के लिए, उसको शिफ्ट कर दिया फ्रॉम द इकोनॉमिक टू द कल्चरल। ठीक है। कि जी आपको सही रिप्रेजेंट नहीं करती, जेन आस्टन ने आपको अच्छा रिप्रेजेंट नहीं किया, आपको अमेरिका की फिल्मों में आपको मस्खरा दिखाया जाता है, अरबों को अजीब तरह से दिखाया जाता है। तो हमारी ओरिएंटलाइजेशन, ओरिएंटलिज्म हमारा हो रहा है, तो स्टेरियोटाइपिंग हो रही है, फलां हो रहा है, फलां हो रहा है। तो हम सब ने यानी एकेडेमिया के अंदर भी हमने कल्चरली सोचना शुरू कर दिया, मटेरियलिस्टिकली हम नहीं सोच रहे। तो इसमें अगर हम देखें तो एक 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 हिटमैन, इकोनॉमिक हिटमैन थे। आप में से ज्यादातर लोगों ने उनकी टॉक सुनी होगी या किताबें पढ़ी होंगी। 2 किताबें हैं मेरा ख्याल है उसकी, और एक टेड टॉक है या 2 टेड टॉक्स हैं। उसका टाइटल है, किताब का भी और यूट्यूब पे ये पड़ी हुई है, तो उसका टाइटल है कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन। इमरान खान के बारे में भी ये कहा जाता है कि उसने भी ये किताब पढ़ी हुई है, और उसके बाद से उसकी थॉट जो है इस तरह से हो गई है। हालांकि ऐसा नहीं है, इमरान खान या कोई भी लीडर वो अफोर्ड ही नहीं करता है इकोनॉमिक बात करने की, क्योंकि जब आप बात करते हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा आप पाकिस्तान की हद तक बात कर सकेंगे, आप हिटमैन की बात नहीं कर सकते। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूं कि आप ये तो कह सकते हैं कि पाकिस्तान डूबा है पाकिस्तान के लीडर्स की करप्शन की वजह से, या आजकल जैसे कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी की करप्शन की वजह से। आप इससे बाहर नहीं जाते। आप ये नहीं कहते कि आईएमएफ की वजह से, आप ये नहीं कहते कि आईएमएफ की हमें जरूरत नहीं थी, आईएमएफ हमारे ऊपर गन पॉइंट पे मुसल्लत किया गया, जो कि कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन में वो कहता है। और वो ज्यादातर लोगों ने आप में से उसको देखा होगा, नहीं तो आप इसको ढूंढ सकते हैं, कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो वो एक मुख्तसर सी 17 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री सी है, टेड टॉक है, वो आ जाएगी। उसमें वो बताता है कि जी हमने एक सिस्टम बनाया इंपीरियलिज्म का, और वो सिस्टम ये था कि जी हमने हमें कहा गया, यानी इकोनॉमिक हिटमैन भर्ती किए गए, और उन्हें कहा गया कि आप जाएं दुनिया के जो लीडर्स हैं उनके पास जाएं और उन्हें कहें कि आईएमएफ से कर्जा ले लो या वर्ल्ड बैंक से कर्जा ले लो। तो अगर आप कर्जा लेंगे तो आप भी खुश रहेंगे, आपके दोस्त भी मुतमव्विल हो जाएंगे, आप सब लोग जो हैं बहुत इंजॉय करेंगे। लेकिन अगर आप नहीं लेंगे तो फिर जैकल्स आर रेडी, वो आएंगे, वो आपको मार देंगे। पहले हम रिजीम चेंज करने की कोशिश करेंगे, वो ना हुआ तो मार देंगे, और फिर आपका नुकसान है, आपके खानदान का नुकसान है। तो इसलिए आप जो है ये करें। तो वो कहता है कि मुझे चूंकि गिल्ट था तो इसलिए मैंने, अब मैं दुनिया को बताता हूँ। अच्छा, ये बात यानी बहुत पहले से बहुत सारे लोगों को, क्रिटिक्स को, रीडर्स को, सियासतदानों को पता चल गई। लेकिन उसके बावजूद अभी, यानी अगर आप देखें नवाज शरीफ के दौर में, इन्होंने कर्जा ले लिया था, आईएमएफ के प्लान में चले गए थे अमेरिका के कहने पे। यानी चलो अयूब खान या बाद के जो लीडर्स थे जो ले रहे थे किसी न किसी इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वो तो ठीक है कि उनको वो मतलब वो एक एक प्रेशर होगा, बहुत ज्यादा मजबूरी होगी। लेकिन हमने अभी रिसेंटली भी हम आईएमएफ के प्रोग्राम में गए हैं बगैर किसी जरूरत के, मेरा ख्याल है 2014 में। तो इस पे एक एक्सपर्ट इकोनॉमिस्ट की एक वीडियो भी है जिसमें, जो कि असल में बहुत सारी इस इन पॉलिसीज का हिस्सा भी, उनका नाम मुझे अभी जहन में नहीं आ रहा, लेकिन मैं वो ढूंढ सकता हूँ, ग्रुप में शेयर कर सकता हूँ। तो उसके बाद फिर जाहिर है कि इमरान खान साहब तो मुसलसल कहते रहे कि हमने नहीं जाना, हमने नहीं, वो असद उमर भी कहता रहा वगैरह वगैरह। तो उसके बाद जो है इन्होंने भी बहुत ज्यादा कर्जा ले लिया। और आईएमएफ के पास जाने का मतलब ये है कि आप एक
ट्रैप में होते हैं, आप फिर उसके बाद हकीकी आज़ादी की बात करने की पोजीशन में नहीं होते, आपके पास वो ऑप्शन नहीं रहता है, क्योंकि आपको जाहिर है कि उन्होंने एक तरह से खरीद लिया है, आपने अपने आप को गिरवी रख लिया होता है, और वो उनका मकसद भी वही होता है उसकी, यानी आईएमएफ की असल में हमें या किसी भी इस तरह की फॉरेन फंडिंग की उस तरह से ज़रूरत नहीं होती है। ये अब तो खैर ज़रूरत बन गई है, क्योंकि आप नहीं करेंगे तो उसकी अलग से कॉस्ट है। लेकिन बहरहाल शुरू जो है ये सारा कुछ ये और तरीके से होता है। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों ने सुना होगा एक नैरेटिव, मैं जल्दी खत्म करने की कोशिश करता हूँ, मेरा ख्याल है कि 30 मिनट्स होने वाले हैं या हो गए हैं, बस मैं 2 मिनट में इसको वाइंड अप कर दूंगा। जरदारी का एक नारा था, एड नहीं ट्रेड। और उसका क्या मतलब है? उसका सिंपल एक मतलब है कि हमें जो आप एड देते हैं, कभी वो बगैर इंटरेस्ट और बगैर उसके होती है, और ज्यादातर केसेस में वो लोन्स होते हैं, आपको इंटरेस्ट देना होता है उनकी मर्जी का। तो वो जो ट्रेड का नारा है, ये क्यों लगाया जाता है, हमारी हुकूमतें क्यों इस तरह से कहती हैं? तो उसकी भी अगेन वजह ये है कि हमें ट्रेड नहीं करने दी जाती, हमें अलाउ नहीं किया जाता कि हम मसलन अपनी करेंसीज में हमें पहले डॉलर खरीदना होगा। तो इसलिए बहुत सारे लोग डी डॉलराइजेशन की वजह से, अगर वो हो जाती है कभी, तो बहुत सारी जो अकवाम है वो खुश भी हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो बड़ा फायदा हो जाए। तो हमें यानी ट्रेड भी हमारा कोटा रखा हुआ है उन्होंने। तो बांग्लादेश को गरीब मुल्क समझा जाता था, एक खास कैटेगरी बनाई हुई थी, तो उनको अलाउड था, और उसकी वजह से बांग्लादेश की इकॉनमी को भी फायदा हो गया। लेकिन हमें इकोनॉमिकली भी उस तरह से, जिसको कहते हैं कि इकोनॉमिक जो ओपन मार्केट है, उसमें भी खुल के कुछ करने का मौका नहीं दिया जाता। और अगेन क्या है, इंपीरियलिज्म है, और उसकी वजह से हमें यानी उसमें अलाउ नहीं किया जाता है कि हम कुछ वो करें, यानी अपनी अपने अवाम की, अपने लोगों की, अपने मुल्क की सूरत हाल को कुछ थोड़ा थोड़ा सा बेहतर बनाने की कोशिश करें। तो उसमें भी अगेन, क्योंकि अवाम को तो हमने कोई यानी, अच्छा, फिर इसी इसी के साथ जुड़ी हुई बात है, मसलन ईरान के साथ अगर हम गैस पाइपलाइन का एक वो कर रहे थे, तो वो भी हमें जाहिर है कि उस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। अब बात यह है कि जी नैरेटिव्स जो हैं उनको कैसे हम लिखें, कैसे उनको कम्युनिकेट करें, या कैसे उनको अलाउ करें कि डाइवर्सिटी हो। मसलन अमूमन बात होती है कि जी इंडिया जो है उन्होंने अपनी फिल्म को, उनके पास बहुत ज़्यादा फिल्में हैं। मसलन मैं जब यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो एट बोल्डर में पढ़ा रहा था, तो वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स थे हमारे साउथ एशिया डिपार्टमेंट में, वो सारे के सारे जाना चाहते थे इंडिया। किसी ने कभी, किसी एक भी स्टूडेंट ने मुझे ये नहीं कहा कि मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ। डिस्पाइट मी बीइंग देयर, मैं पढ़ा रहा था, फिल्में दिखा रहा था, पाकिस्तान का लिटरेचर पढ़ा रहा था, उसके बावजूद वजह यह है कि उन्होंने, वो सारे शाहरुख खान को जानते हैं, सलमान खान को जानते हैं, उन्होंने फिल्में देखी दी हैं, उन्होंने अरुंधति रॉय रॉय को पढ़ा हुआ है। तो वहाँ पे एक स्पेस जो है नैरेटिव की, डाइवर्सिटी की, वो मौजूद है। और इसीलिए लोग जो है वो दुनिया में उनका, मैंने दान में एक आर्टिकल लिखा था ट्रांसलेशन एमरजेंसी के नाम से। तो उसमें मैंने यही, मेरा आर्ग्यूमेंट था कि भाई ट्रांसलेशन, हम वैसे तो बड़ा कहते हैं कि हम अरब सिविलाइजेशन और मुस्लिम सिविलाइजेशन के हम वारिस हैं, तो हमें कुछ उन्हीं से ही सीख लेना चाहिए। मतलब मामून रशीद के टाइम में या आज भी, यानी अरबी आपकी हर जगह पे मौजूद है। गूगल ट्रांसलेशन में सबसे पहले अरबी जुबान पे काम हो गया था। तो हमने उस हवाले से भी काम नहीं किया। यानी यानी अपने नैरेटिव्स को दुनिया में ले जाने के लिए हमने यानी कोई ज्यादा एफर्ट नहीं की। अब इसमें जो दो चार लोग लिखते हैं, जो जो तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट या हमारी सियासी जमातों या हमारी कंसर्वेटिव जो हमारे तबके हैं, उनकी ख्वाहिशात या उनकी तवक्कुआत के मुताबिक जो नैरेटिव्स नहीं होते हैं, उनको फिर जाहिर है कि क्रिटिसाइज किया जाता है। तो इस पे एक एथिकल मॉडल ऑफ रिमेम्बरिंग या एथिकल मॉडल ऑफ नरेशन जो है, वो भी एक तानवीन ने दिया। उसमें वो ये कहता है कि एक जो है कंसर्वेटिव मॉडल है, जो कि ट्रम्प का मॉडल था कि वी आर गुड, द अदर्स बैड, जो कि हमारा पाकिस्तान में भी इसी तरह से है। जितने भी हमारे कंसर्वेटिव लोग होंगे वो ये कहेंगे कि हम, हमारा कल्चर, हम बेहतरीन हैं, दूसरे जो हैं वो अच्छे नहीं हैं। फिर लिबरल मॉडल है, जिसको क्लिंटोनियन मॉडल भी कहा जाता है, कि वी आर गुड, द अदर्स कैन आल्सो बी गुड, बट देयर कुड स्टिल बी अदर्स, या अदर अदर्स हु आर नॉट नॉट गुड और हु आर बैड। तो ये आपको याद होगा, जब हिलरी क्लिंटन पाकिस्तान में आई थी, तो उन्होंने ये भी कहा था कि जी देर आर गुड तालिबान्स एंड बैड तालिबान्स।
ठीक है, तो यानी अदर्स जो हैं वो गुड और बैड दोनों हो सकते हैं। एक रेडिकल मॉडल है, वो ये कहता है कि यानी ये अमूमन लेफ्टिस्ट जो है, रियल लेफ्टिस्ट, वो ये कहते हैं कि द अदर्स आर गुड बट वी आर नॉट। ठीक है, उसमें हमारे यहाँ भी जो रेडिकल लिबरल्स हैं, कोट अनकोट देसी लिबरल्स जो है, वो ये कहते हैं कि हमारा कल्चर, हमारे लोग ना समझ हैं, हमारी मेजॉरिटी ना समझ है, दूसरे जो है वो है। विएट थानविन ये कहता है कि हमें असल में ह्यूमनाइज करने वाले सारे नैरेटिव्स को अलाउ करना चाहिए। हम भी गुड और बैड हो सकते हैं, दूसरे भी गुड और बैड हो सकते हैं। ऐसे नैरेटिव्स को अलाउ करें कि है जिसमें हमारा मोहम्मद अनीफ भी लिख सके, और जिसमें हमारा जो भी कंजर्वेटिव जो हमारे लोग हैं, उनमें से भी जो कुछ बोलना चाहे, लिखना चाहे, वो भी अपनी बात कर सके और किसी के ऊपर रोक टोक ना हो। और अगर कोई पाकिस्तानी कल्चर को या किसी एक इवेंट को नरेट कर रहा है और उसे दिखा रहा है नेगेटिवली, तो भी ठीक है। और अगर कोई उसको अच्छा और बाहर के लोगों को बुरा कह रहा है तो भी ठीक है, क्योंकि दैट इज हाउ ह्यूमंस आर। तो ये एक लेवल प्लेइंग सा फील्ड है। इससे ये होगा कि नैरेटिव प्लेनिट्यूड होगा, बहुत ज्यादा नैरेटिव्स होंगे। फिर ये है कि जैसे अमेरिका में होता है कि गॉडफादर फिल्म आती है, द गॉडफादर, तो ये नहीं कहा जाता कि इटली वाले लोग जो हैं वो बुरे हैं, क्योंकि नैरेटिव्स इतने हैं इटली के बारे में, अच्छे भी बुरे भी, कि एक फिल्म या एक किताब की वजह से स्टीरियोटाइपिंग नहीं होती। ये नहीं होता कि पूरे यानी मुल्क के ऊपर वो पूरा यानी जो भी उस मुल्क के पासपोर्ट को उठा के ट्रैवल कर रहा है उन सब को नेगेटिवली देखा जाए, ये नहीं होगा। तो नैरेटिव स्कैसिटी से हमें निकलने की जरूरत है, नैरेटिव डाइवर्सिटी या नैरेटिव प्लेनिट्यूड की तरफ आने की जरूरत है। यानी इनकरेज करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा जो डिह्यूमनाइज करते हैं, जो ह्यूमनाइज करते हैं, दोनों तरह के नैरेटिव्स को अलाउ करना चाहिए। और इसी में मज़ाहमत भी होगी, इसी में क्रिएटिव थिंकिंग की भी स्पेस होगी। अगर वो होती है तो फिर क्या होगा कि क्योंकि क्रिएटिव माइनॉरिटी जो होती है वो असल में लीड कर रही होती है कौम को। उन्होंने नए आइडियाज देने होते हैं, उनको अगर आप साइलेंट कर देंगे तो फिर मुल्क आपका कहीं नहीं जाएगा। तो एनीवे मैं यहाँ पे रुकता हूँ। मैंने पहले ही मेरा ख्याल है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया है, तो यू आर वेलकम टू कंट्रीब्यूट with your comments, questions, suggestions. Once again, thank you so very much for your patient listening. डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। तो अब बाकी दोस्तों को भी शामिल करते हैं इसमें। तो किसी का कोई सवाल, कोई कोई कमेंट, प्लीज। जी साजिद गौरी साहब, जी साजिद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। जी सर। हाँ, सर बहुत जबरदस्त किस्म के आपने जो सर को आज स्पीकर लगाए हैं, अल्लाह ताला इनका भला करे। ये बातें पाकिस्तान में आमतौर पर की नहीं जाती। मुझे इनसे ये पूछना कि अगर इन बातों के रद्दमल में हमें कोई नुकसान पहुंचने का डर हो तो फिर हमें क्या करना चाहिए? गौरी साहब इनसे पूछिए कि ये बातें करने के बाद पाकिस्तान वापस आएंगे या नहीं आएंगे, ये भी यही एक ही जवाब है सर। नहीं, मेरा जी। ख्याल है कि जाहिर है कि ये जो खदशात हैं ये बिल्कुल बजा हैं। गौरी साहब, आपका शुक्रिया कि आपने ये सवाल किया। और मैं जाहिर है मैंने तो पाकिस्तान आना है, और पहले भी मतलब मैं पाकिस्तान से छुट्टी में पे हूँ। बल्कि अभी पिछले दिनों मेरा इंटरव्यू किया इन्होंने, मेरी यूनिवर्सिटी ने मुझे प्रमोशन दी, तो वो उन्होंने शर्त रख दी है कि आपने वापस आना होगा, तो मुझे जल्दी आना है। और ऐसी बात नहीं है, मेरा ये ख्याल है कि जो मैंने बात की ये तो खैर कोई इतनी कोई बड़ी कोई रेवोल्यूशनरी बातें नहीं है। इस तरह की बातें तो बहुत सारे लोग करते रहते हैं। हमें इससे भी एक स्टेप स्टेप आगे जाने की जरूरत है। और मैंने जो बात की है बुनियादी तौर पे वो मटेरियलिस्टिक थिंकिंग की बात है, और उसका कल्चर डेवलप करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने कल्चर को छोड़ें, बल्कि और ये बात ज्यादातर इंपीरियलिस्ट के खिलाफ जाती है, अमरीकियों के खिलाफ जाती है, जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ। मैं अभी डिग्री अपनी अमेरिका में कर रहा हूँ आजकल, मैं छुट्टियों पे यहाँ पे कनाडा में बैठा हुआ हूँ। तो इसलिए इस तरह मतलब, और हम यहाँ पे क्लासरूम में भी बात कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस भी मिल जाती है, कोई ऐसा मसला नहीं होता। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपकी इस्टेब्लिशमेंट और आपका करप्ट सियासतदान तो हिस्सादार हैं, वो तो सिर्फ एक परसेंटेज लेते हैं। असल में तो
ज्यादा बड़ा हिस्सा तो कहीं और जा रहा है। तो आप उसको अगर आप उस तरह से सोचेंगे नहीं तो फिर, क्योंकि मटेरियलिस्टिक थिंकिंग से बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। आपका इवन प्रोटेस्ट का जो आदाब हैं वो भी जुड़े हुए हैं कि आपने कितनी मतलब गाड़ियां जलानी हैं, कितने पेट्रोल पंप्स जलाने हैं, कितने दिन आपने सड़क को बंद रख के कितना नुकसान पहुंचाना है या फायदा देना है। ये सारी चीजें भी जुड़ी हुई हैं। तो इसलिए जब आप मांगेंगे ही नहीं, जब आप ये कहेंगे ही नहीं, क्वेश्चन ही कोई नहीं करेगा कि आईएमएफ एक जालिमाना निजाम है, जब ये कोई कहेगा ही नहीं, आपका लीडर या आपके अवाम के अमेरिका हमें ट्रेड क्यों नहीं करने दे रहा, या हमें ईरान के साथ गैस पाइपलाइन की इजाजत क्यों नहीं मिल रही है, हमें लोकल करेंसीज में किसी के साथ ट्रेड करने की इजाजत क्यों नहीं मिलती, तो ये सब कुछ अगर कोई कहेगा ही नहीं तो फिर आपको वो चीज मिलेगी कैसे। तो मज़ाहमत तो ये होती है ना कि इन्फॉर्म्ड हो। मज़ाहमत सिर्फ ये नहीं होती कि असला उठा के तो लड़ पड़ना या किसी को मार देना या किसी की कोई एसिड्स को जला देना। तो इसलिए मेरा तो ये है कि अगर आप एजुकेटेड रेजिस्टेंस नहीं करेंगे तो उसका फिर नुकसान यही होता है कि जैसे हम हैं वैसे रहेंगे हम तो, मतलब वरना तो नुकसान तो, अपना नुकसान तो बहुत अरसे से कर रहे हैं, हमेशा से हो रहा है। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और किसी का कोई सवाल, कोई कमेंट? अच्छा, अभी कोई सवाल और नहीं है तो मैं डॉक्टर साहब आपको, चिराग साहब, जी 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 सर। चिराग साहब आपने पूछा था ये कुदरतुल्लाह शहाब और मुमताज मुफ्ती, जो इन्होंने जिस तरह का लिटरेचर प्रोड्यूस किया, तो उसकी एक जो डाउन साइड थी कि भाई आप सिस्टम को क्वेश्चन ना करें और बाकी इश्यूज को, रियल इश्यूज पे आप बात ना करें और आप इस तरह की बातें जो है। मेरा एक इसी तरह की रिजर्वेशन है सेल्फ हेल्प लिटरेचर के बारे में। आप इस पे जरा कमेंट कीजिएगा। मतलब सेल्फ हेल्प लिटरेचर जो है, ये भी समहाउ जो कैपिटलिस्ट, ग्लोबल कैपिटलिस्ट सिस्टम है ना, उसको इन अ वे सर्व करता, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। क्योंकि जब हम ये कहते हैं ना कि भाई एज एन इंडिविजुअल यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर गुड एंड बैड, वट एवर यू वॉन्ट टू मेक आउट ऑफ योर लाइफ, इट इज ओनली यू। अच्छा, इसका बाय प्रोडक्ट ये है कि भाई सिस्टम को क्वेश्चन ना करें, जी जी सिस्टम को भूल जाएं, अपने ऊपर फोकस करें। बहुत हवालों से ये बात दुरुस्त भी है कि मतलब कई हवालों से ये ठीक है, टोटली मैं इसको एब्सोल्युटली रिजेक्ट नहीं करता, लेकिन इसका ये वाला जो डायमेंशन है, मुझे लगता है कि ये मौजूद है और ये समहाउ उस पूरे निजाम के साथ जुड़ा हुआ है। इस पे प्लीज कमेंट कीजिए। जी सर, बिल्कुल। इसमें ये है कि जो भी रियल रेजिस्टेंट वॉइसेस हैं ना, वो विजडम लिटरेचर भी इसको कहा जाता है, वो इसको प्रोपेगेंडा लिटरेचर ही समझते हैं, कैपिटलिज्म का टूल समझते हैं। मसलन पालो कोएलो का बहुत फेमस नावल है द अल्केमिस्ट, तो उसको जो सीरियस क्रिटिक्स हैं वो मजाक के तौर पे देखते हैं कि ये सब ऐसे ही है, फजूल सा है। अगेन उसमें वजह क्या है? वजह यह है कि उसमें वो दिखाता है कि एक बंदा है जो अपने ख्वाब को चेज करता है, अपने ख्वाब के पीछे जाता है और अल्टीमेटली उसको खजाना मिलता है। ये ख्वाब और खजाना दोनों कैपिटलिस्टिक टूल्स हैं। कैपिटलिज्म आपको ख्वाब देता है, कैपिटलिज्म आपको और कैपिटलिस्टिक जो इदारे हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो ज़ाहिर है बड़ा, उनके थिंक टैंक्स होते हैं, वो स्पेंड करते हैं बहुत ज़्यादा। वो ऐसे शख्स को हमेशा आगे करते हैं और उनके नैरेटिव्स को आपको सुनवाते हैं जो इसी तरह से गडरिए हों, चरवाहे हों, पालो कोएलो के किरदार की तरह के, जो गरीब हों और जिन्होंने कोई मेहनत की हो, फैक्ट्री में मजदूरी की हो और अल्टीमेटली वो फिर कुछ बन गए हों। शाहरुख खान से टेड टॉक दिलवाई गई तो उसमें भी उसका नैरेटिव यही था कि मैं गरीब घर से था, मेरा बाप मुझे बस पे बिठा के पता नहीं कहाँ ले जाता था और अल्टीमेटली जो है मैं देखें अब 500 करोड़ की फिल्म करता हूँ। तो तो ये शाहरुख खान, आप हमें ये देखने की जरूरत, और इस ख्वाब के साथ फिर बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं। वो और ज्यादा खुद को उस यानी कोलू के बैल की तरह से उस मशीन में कंज्यूम कर लेते हैं। और लेकिन अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर्स देखें तो कितने लोग हैं जो शाहरुख खान बनते हैं, यानी जो जो गरीब तबकों से उठ के यानी परसेंटेज क्या है उसकी। तो ये जस्टिस नहीं है कि आप लोगों से ये कहें कि अगर फलां ने मेहनत की और अल्टीमेटली वो फलां बन गया तो आप क्यों नहीं बन सकते हैं। और इसमें मसला ये है कि अब तो हालात इतने खराब हो गए हैं कि हमारी माएँ
यानी बच्चा भी गोद में होता है, उसे तरबियत ही यही देती है कि आपने पढ़ना है और पढ़ लिख के नौकर लगना है, आपने नौकरी करनी है। तो और दुआ ही सुबह शाम माओं की, हम पेरेंट्स की यही होती है कि अल्लाह करे कि नौकरी मिल जाए मेरे बेटे को। तो हम नौकर रह के, इसीलिए पाकिस्तान जो है इस वक्त एक लेबर इकानमी के तौर पे रह गया है, या बाकी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो है, हम वो उन्होंने क्या किया है कि अपने यहाँ रेगुलेशंस कर दी। यहाँ पे पोल्यूशन क्यों नहीं होती है, यहाँ पे उन्होंने कहा कि जी आप फैक्ट्री इन इन शराइत पे लगा सकते हैं, तो उसको वो मीट ही नहीं करते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम चले जाते हैं पाकिस्तान में, वहां पे लगा देते हैं। हमारे यहाँ तो फिर खैर बिजली का मसला हो गया, तो फिर उन्होंने कहा कि चलो बांग्लादेश ले जाते हैं या किसी और मुल्क में जहाँ पे बिजली शिजली हो, वहां पे वो कर लेते हैं। तो हम इस वक्त सिर्फ एक ही तरह की सर्विस दे रहे हैं, और वो या दे सकने की पोजीशन में है, और वो है लेबर। कि हम मेहनत करेंगे, गैर इंसानी हद तक बुरी, यानी ज्यादा मेहनत करेंगे, और उसके बदले में हमें मिलता क्या है कि मुश्किल से, मेरा ख्याल है कि लोगों के पास दवाई के पैसे होते हैं तो खाने के नहीं होते, खाने के होते हैं तो दवाई के नहीं होते। ठीक, थैंक यू। जी, तारा, मेरा ख्याल ताहिरा है ये। जी, जी ताहिरा। ताहिरा, आप हैं हमारे साथ? आपने हैंड रेज किया था, कीजिए क्वेश्चन। अ, जी सर, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, बिल्कुल आ रही है। अच्छा, जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, डॉक्टर साहब ने अभी थोड़े से रेफरेंसेस दिए हैं ऑडियो विजुअल, उसमें गॉडफादर का दिया इन्होंने, मालिक का दिया, जिंदगी तमाशा है, और इसी तरह शाहरुख की भी एंट्री हो रही है, और कुछ और लोगों की भी हुई है। तो सर, आपने अभी रिसेंटली नेटफ्लिक्स की एक सीरीज थी, आजकल पाकिस्तान में भी बहुत देखी जा रही है, द हाइस्ट। आपने वो देखी है क्या? हाउ वुड यू सी दैट? उसकी नो, जो आई आई फिलॉसफी डिडंट है। सी दैट। नहीं नहीं, मैंने नहीं देखी। उसका आप बता दीजिए, थोड़ा सा आप कमेंट कर दें उस पर। अच्छा, अभी वो है, स्पेनिश सीरीज है, और उसका इंग्लिश और ये, और अभी नेटफ्लिक्स की वो बहुत टॉप की सीरीज में चल रही है, इतना कि उसका प्रीक्वल भी शुरू हो गया है। तो असल में वो है रॉबरीज के मुतालिक। मनी उसका हाइस्ट है। उस जी, मनी हाइस्ट, बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसका मनी भूल गई थी, हाइस्ट रह गया था। तो मनी हाइस्ट, जी जी, तो रॉबरीज के बारे में है, और वो स्पेन के बड़े सबसे पहले उसने बैंक को लूटा है, फिर उसके बाद उसकी वो मिंट को लूटा है, और वो जो हाइस्ट की जो एंड है उसका, वो कामयाब है। यानी वो हाइस्ट, मनी हाइस्ट जो है, वो उसको पकड़ नहीं सके हैं जो रॉबर्स हैं। रॉबर्स एंड अप एज हीरोज, और उनकी फिलॉसफी ये है कि वो कोई क्राइम कमिट नहीं कर रहे हैं अगर वो मिंट में भी लूटमार कर रहे हैं, या अगर वो सेंट्रल बैंक में भी लूटमार कर रहे हैं, तो वो कोई क्राइम नहीं कर रहे, वो किसी का पैसा नहीं लूट रहे, वो वो पैसा। ताहिरा, और ये आपकी जो फिलॉसफी है, जी, अब आ गई। ठीक। तो ये जो फिलॉसफी है कि रॉबरी जो हुई है, मिंट में हुई है, या सेंट्रल बैंक में हुई है, वो कोई गलत चीज नहीं हुई, उसमें कोई क्राइम कमिट नहीं हुआ, और रॉबर्स एट द एंड ऑफ द डे दे आर हीरोज ऑफ द पब्लिक। तो ये जो मुकालमा अभी चल रहा है, और वो मनी हाइस्ट स्पेनिश हुई, उसके बाद कोरियंस ने भी की है, उसके बाद दुनिया में और सारे उसी पैटर्न के ऊपर बहुत से सीरीज बने हैं। तो ये जो मुकालमा एक नया शुरू हुआ है, ये आप इसको कैसे देखेंगे? अच्छा, पहली बात तो ये है कि इसमें मुझे ये लगता है कि ये जो अगेन, तो उसकी सक्सेस है या उसकी सर्कुलेशन है, वो कैपिटलिस्टिक है। ठीक है। और इससे पहले भी जाहिर है कि इस तरह की जो बातें हैं फिलॉसफी की हद तक, या कहानियों में रॉबिन हुड के कैरेक्टर्स, या ऐसे लोग जो चोरी डाके करके तो उसके बाद गरीबों की मदद करते हैं, या तो वो हीरो होते हैं किसी एक इलाके के, किसी एक कौम के। लेकिन इसमें मसला ये है कि इससे ये मैं जिस रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ वो ये वाली नहीं है।
उसकी वजह यह है कि इससे एनार्की आती है, और एनार्की को अगेन उससे नुकसान अवाम का है, अवाम उन्नास का है, मैसेज का है। हम तो मैसेज के लिए सोच रहे हैं ना कि मैसेज चेंज ला सकते हैं। मैं तो ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस वायलेंस के भी खिलाफ हूँ कि यानी वायलेंट रेजिस्टेंस के भी मेरा ख्याल है कि उसका भी कोई फायदा नहीं होता। उसमें फॉडर बनते हैं हमारे लोग, जो गरीब लोग होते हैं कहीं भी हों दुनिया में, अल्टीमेटली वही नुकसान उठाते हैं, क्योंकि अभी जिसके पास पैसा है, पावर है, असलहा है, उसी को जाहिर है कि ज्यादा फायदा होता है। तो इसलिए फिक्शन में, फिल्म में दिखा देना, फिर उससे भी पैसे कमा लेना, वो सारा कुछ, और उनके सेंसर बोर्ड भी इसीलिए पास करते हैं कि इससे अब फर्क नहीं होगा। और या ये थानविन जो बात करता है कि ये ऐसे नैरेटिव्स जब बहुत ज्यादा हो जाते हैं, हर तरह के नैरेटिव्स, तो फिर किसी एक नैरेटिव को कोई बैन नहीं करता। वो कहते हैं कि ठीक है, ये भी चल जाएगा। तो इससे ये नहीं होगा कि इटालियंस को या स्पेनिश लोगों को या किसी या कोरियंस को लोग बुरा समझने लग जाएंगे, या ये समझेंगे कि ये तो डाकू होते हैं, चोर होते हैं, क्योंकि उनके नैरेटिव्स बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर मौजूद हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि ये अगेन एक कैपिटलिस्टिक प्रोडक्ट के तौर पे आई है, ना कि किसी किस्म की चेंज लाने के लिए। और अगर चेंज के लिए है तो ये खतरनाक है। इस तरह की नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज होनी चाहिए, और उसके लिए लोगों की अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमारे साथ बुनियादी तौर पे ज्यादती कहाँ हो रही है। यानी जो जंगें हो रही हैं, मसलन अभी फ़लस्तीन में जो वो कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो जाएं, उसके पीछे भी जो खबरें आ रही हैं वो यही है कि जो ऋषि सोनक है, इसके जो फादर इन लॉ हैं, उन्होंने वहाँ पे कोई इन्वेस्ट किया हुआ है, कुछ वहाँ पे मिनरल्स हैं। अमरीकियों का भी उसमें इंटरेस्ट है, उसमें बरतानवियों का भी इसीलिए इंटरेस्ट है, इसराइल का तो है ही है। तो वो जाहिर है कि चाहते हैं कि थोड़ी सी बड़ी रेजिस्टेंस हो, और इसमें किस्सा ही खत्म हो जाए, वो वाला इलाका जो है वो वागुजार करवा लिया जाए, इनसे हटवा लिया जाए। और सॉरी, वागुजार शायद सही लफ्ज नहीं है, यानी इनको यहाँ से बेदखल कर दिया जाए, मार मूर के निकाल दिया जाए, और वो जगह और उसमें से जो पाइपलाइंस जाएंगी, वो सारे रास्ते जो हैं वो क्लियर हो जाएं। तो असल में जंगें भी, उनके पीछे इकोनॉमिक पर्पसेस होते हैं, असलहा बेचना होता है, ऑयल मार्केट पे काम यानी कब्जा करना होता है, तो बहुत सारी इसी तरह की चीजें होती हैं। तो उसको रेजिस्ट, मेरा नहीं ख्याल कि वायलेंट रेजिस्टेंस से किया जा सकता है। उसकी रेजिस्टेंस का तरीका अगेंस्ट स्ट्रीट प्रोटेस्ट को कल्चरल से इकोनॉमिक की तरफ शायद शिफ्ट करने से, और ये ज़ाहिर स्ट्रगल्स लंबी होती हैं, एक दिन की बात भी नहीं होती है। तो लेकिन जब हम मसलन ये कहते हैं कि हमारा लीडर करप्ट है, इसलिए पाकिस्तान के हालात बुरे हैं, तो हम असल में कैपिटलिज्म को, इंपीरियलिज्म को, आईएमएफ को सपोर्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि हमने नहीं, उनकी का जो जिम्मा है वो अपने सर पे ले लिया होता है। जी जी जी, आप बोलिए। जी जी, ये ऐसा नहीं है, तो इकोनॉमी इज नॉट पार्ट ऑफ द कल्चरल वॉर। ये जो इकोनॉमिक सिस्टम है, जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है, मैं ये कह रहा हूँ कि कल्चरल वार है ही नहीं, असल में इकोनॉमिक वार है। ठीक ओके, ठीक है, आप इसको उस तरह से ले लें, सही है। थैंक यू, थैंक यू, है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी इरम, डॉक्टर इरम, आप कीजिए क्वेश्चन, और उसके बाद साथ। थैंक यू शाह साहब। जी इरम। शाह साहब, मैं ये डॉक्टर साहब, पूछना चाह आवाज रही थी, बड़ी थोड़ी आ रही है आपकी, इधर आप बेहतर कीजिए इसको। अब आ रही है सर? शिराज साहब, आप सुन पा रहे हैं? नहीं 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 नहीं, बहुत कम आवाज आ रही है, अगर आप माइक के करीब करें थोड़ा सा। हेलो सर, आ रही है आवाज? अब बेहतर है। सर, मैं ये पूछना चाह रही थी कि हमारे सोसाइटी में, जैसे आप कह रहे हैं कि कल्चरल नैरेटिव और स्पिरिचुअल नैरेटिव जो है वो ज़्यादा उस पर फोकस किया जाता है, तो इसकी वजह क्या है? हमारी सोसाइटी में ऐसे क्या वीकनेसेस हैं कि हम कल्चरल और स्पिरिचुअल नैरेटिव पे चले जाते हैं, और जो असल हमारा इश्यूज है, इकोनॉमिक नैरेटिव, उस पर नहीं आते? हम्म, जो ठीक। मुझे इस हवाले से थोड़ी बहुत मुझे समझ आती है बात, एक तो ये है कि स्पिरिचुअलिज्म तो अच्छी चीज है, स्पिरिचुअल होना, स्पिरिचुअली सोचना, या ये इसमें तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन अदीब का काम ये नहीं है कि वो जो है वो स्पेस ले ले, जो कि हमारी सकाफती मकानियत है, जो
जो जिसमें के डायलॉग हो सकता है, जिसमें मुल्क को, लोगों को के भले की बात हो सकती है, लोगों को आगे ले जाया जा सकता है। तो मतलब किसी किसी हद तक अगर आप देखें, स्पिरिचुअलिज्म ने या सूफीज्म ने या इवन मज़ारू ने या इवन जो हमारे जो मतलब जो सवाए उनके जो जाहिल और जो क्या कहते हैं जाली पीर हैं, उनके अलावा अगर जो सूफीज्म का एक हमारे यहाँ कल्चर है, उसका तो फायदा हुआ है क्योंकि हमारे यहाँ काउंसलिंग का सिलसिला नहीं है। लोगों को स्पिरिचुअली या एक जो एक एक ढारिस होती है, हमारे यहाँ खुदकुशियां मसलन क्यों नहीं होती, मजहब की वजह से या इन्हीं उम्मीद होती है, एक वाबस्ता होती है, तो उसमें तो बिल्कुल कोई किसी किस्म की मेरा ख्याल है कि वो नहीं है, वो हमारे कल्चर का हिस्सा है। लेकिन जब अदीब अ, वो स्पेस ले लेता है और साइलेंसिंग का हिस्सा बन जाता है, क्योंकि साइलेंसिंग ये होती है कि आपने एक तो टीवी ले लिया, पीटीवी पे बैठ गए, आपने पब्लिशर सारे ले लिए, किताबें आपकी छप रही हैं, तो उसमें अगर आप कभी कोई ऐसी बात भी कर दें जो कि मज़ामती हो, जो कि लोगों की जो के साथ होने वाली जो ज्यादतियां हैं उनके रुकावट के लिए, उनको रोकने के लिए कोई बात हो, तो वो फिर होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई। और फिर मेरा ख्याल है जब आप किताब कुतुब खानों पे अगर देखेंगे ही इसी तरह के राइटर्स को, तो आप उन्हीं को खरीदेंगे। और राइटर्स तो ये बड़े हैं, राइटर्स तो ये टैलेंटेड थे, जिनका मैं नाम लिया, या जो बाकी भी इस तरह के राइटर्स थे, तो वो तो टैलेंटेड थे राइटर्स। तो वो भी शोरा मीटर में लिख रहे थे, जिन्होंने मर्द हक मर्द मोमिन एक किताब लिखी थी, पाकिस्तान भर के शोरा ने कंट्रीब्यूट किया था, जिया उल हक के लिए नज़में लिखी थी, कसीदा कसीदा गोई की थी, तो वो भी राइटर्स थे। और उन्होंने भी देखें कितनी जुर्रत की बात है। और आजकल भी अगर आप देखें तो बहुत सारे सहाफ़ी जो हैं वो लोगों की, या इवन अदीब भी, बहुत सारे अदीब जो हैं वो लोगों को उठाया जाता है, मारा जाता है, आम कारकुनान को। इमरान खान के लिए ठीक है, आप उसको जेल में डालें, वो गलत सही वो तो अलग बात है, और मेरी अपनी एक ओपिनियन है, और ज़्यादातर उसके अगेंस्ट है, उसकी फेवर में कम है। लेकिन जब कारकुनों को लोगों के घरों में घुस के मारा जाता है, उनकी माओ बहनों के साथ ज्यादतियां की जाती हैं, तो उस पे भी वो अदीब जो हैं, हमारे दोस्त बहुत सारे सोशल मीडिया पे भी इधर उधर भी बड़ा बेधड़क होके लिख रहे हैं। तो मतलब ये है कि अदीब का कोई नजरिया नहीं होता, अदीब का एक ही नजरिया होता है, और वो ये है कि मैसेज को नुकसान ना हो, मैसेज के हक में बात की जाए, उनकी भलाई की बात की जाए। वो अगर नहीं कर रहा, वो अगर ये बायस पाल के बैठ जाए, क्योंकि एक बंदा इमरान खान के जलसे में जा रहा था, उसको पकड़ा गया, या जलसे में जाने से 2 दिन पहले पुलिस को वैसे ही ख्याल आया कि ये भी जाएगा, तो उसके घर जाके फायरिंग शुरू कर दी, तो ये जुल्म है, और अदीब का ये काम नहीं है। मज़ामती अदीब का तो बिल्कुल भी नहीं है, और अदीब बिल्कुल बाय नेचर मेरा ख्याल है मज़ामती होता है। बिल्कुल ठीक। जी साद। हाँ, डॉक्टर शराद, आप कह रहे थे कि हमें जो है वो कल्चरल से मटेरियल इश्यूज पे शिफ्ट कर देना चाहिए। तो अगर हम शिफ्ट कर भी जाते हैं, लेट्स अज्यूम, तो इसके टेंजिबल आउटकम्स कितने होंगे? क्योंकि जिन इश्यूज पे अभी हम बात कर रहे हैं, जो कल्चरल इश्यूज जिनको आप कह रहे हैं कोट अनकोट, उनसे वी डोंट सी अ लॉट ऑफ टेंजिबल चेंज। एक ये, और दूसरा कि रूम कितना है कि लोग क्या अपनी चॉइस से उन इश्यूज को ओवरलुक कर रहे हैं, या ऐसा हमारे पास एनवायरनमेंट ही नहीं है जिसके अंदर उन इश्यूज को, कैसी फोर्सेज हैं जो उन इश्यूज के बारे में बात नहीं करने देती ना। यहाँ पे बेसिकली कहीं हम एक एकेडमिक को या एक ऑथर को हम कोई एक्टिविस्ट तो नहीं बनाना चाह रहे, क्योंकि इतना रूम भी नहीं है हमारे पास कि जो फोर्सेज हैं उनके खिलाफ जो है वो आप वॉइस उठा सकें, और उसका रूम कितना है। इट्स नॉट लाइक उनके पास चॉइस है। हम्म। हाँ नहीं, ये बात तो है कि जो स्पेस है, रूम है, वो तो उसका इशू है। मैंने 2017 में अरुंधति रॉय का इंटरव्यू किया था, हमारी एक कॉन्फ्रेंस में मैंने उनके साथ कन्वर्सेशन की थी, जो बाद में डॉन में छपा था। तो उसने मेरे एक सवाल के जवाब में ये कहा था कि राइटर्स जो हैं, एक तो राइटर एक्टिविस्ट जो है कोई चीज़ नहीं होती है, राइटर्स एक्टिविस्ट होते हैं। दूसरी बात जो उसकी थी वो ये थी कि राइटर्स को तो ये देखना चाहिए कि उनके पास तो फिर भी बहुत सारी स्पेस है, असल में सियासतदानों के पास स्पेस नहीं होती। वो चाहते हैं कि एक ही नैरेटिव हो,
जिसको वो फिर हैंडल भी कर सकें। वो फिर चाहे आज़ादी का हो, चाहे वो रोटी कपड़ा मकान का हो, चाहे वोट को इज्जत दो का नैरेटिव हो, वो एक नैरेटिव के साथ जाएंगे। राइटर के पास तो काफी स्पेस है। यानी यानी जो एक सियासतदान होता है, उसने वोट लेने होते हैं, उसने बहुत सारे लोगों से बच बचा के चलना होता है, कंफ्यूजन में रखना होता है, ताकि ये ना हो कि लोग उसके खिलाफ हो जाएं और उसे वोट ही ना करें। कोई भी तबका नाराज हो सकता है ना। तो इसलिए राइटर के पास तो फिर भी बहुत सारी स्पेस है, और राइटर के पास एक क्रिएटिव टैलेंट, एक फन भी होता है कि कैसे एक बात कहनी है। मतलब जिया के दौर में ही लोगों ने लिखा और कहानियां लिखी, एलेगरी यूज की, सिंबलिज्म यूज किया, और वो बड़ी पॉपुलर हुई, लोगों ने उसको पढ़ा, लोगों ने उससे सीखा। तो या बाकी भी यानी कॉलोनियल दौर में भी लोग अपनी बात कहते रहे। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि जो टैलेंटेड राइटर होता है, अगर वो बायस्ड ना हो जाए, अगर आंखें ना बंद कर ले, अगर उसे ये खतरा ना हो कि मेरा वीजा नहीं लगेगा या मेरा कोई इस तरह का मसला हो जाएगा, तो वो कर सकता है, वो लिख सकता है। टेंजिबल जो आउटकम की बात आपने की है, उसमें मेरा ये ख्याल है कि शोर जो है ना, उसका बड़ा फायदा होता है। आप जब शोर मचाते हैं तो उसका फायदा किसी न किसी सूरत में होता है। और जिस तरह हमें अपने इमेज की फिक्र होती है, इसी तरह अमेरिका को भी अपने इमेज की फिक्र होती है। इसीलिए आपके वहाँ पे स्टूडेंट्स को, जर्नलिस्ट को, इवन मदरसों को आज भी फंडिंग जा रही है। ठीक है, किसी को कंप्यूटर लैब के नाम पे, किसी को इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के नाम पे। हम तो चूंकि यूनिवर्सिटियों में हैं, तो हम देख रहे होते हैं, हमारी यूनिवर्सिटियों के थ्रू असल में जा रही होती है। तो हम, मेरा नहीं ख्याल कि बहुत कम तबके यानी प्रोफेशंस होंगे। मैं आपको कह रहा हूँ कि मदरसे में हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर मदरसों को आज भी फंडिंग जा रही है। हमारे जो राइट विंग के इदारे हैं, उनको जा रही है फंडिंग। और यूनिवर्सिटियों को तो होती ही है, और यूनिवर्सिटियों के लिए तो फुल ब्राइट प्रोग्राम से लेके तो कई, मतलब इन्होंने, अमेरिकियों ने। अच्छा, कल्चरल और उसकी मुझे एक एक बात मेरा ख्याल है इंपॉर्टेंट है, मैं करना चाहूँगा। वो ये है कि चाइना ने आपको डेवलपमेंट का एक प्रोजेक्ट दिया, सी पैक का, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का। अमेरिका ने उसके मुकाबले में यूएस पाकिस्तान नॉलेज कॉरिडोर पाकिस्तान में लॉन्च किया। तो ये है फर्क इकोनॉमिक और कल्चरल का। कैपिटलिस्ट इंपीरियलिस्ट आपको कल्चरल टर्म्स में फेवर करना चाहते हैं। हालांकि मुझे पीएचडी बना देने से, या मेरे जैसे आप पाकिस्तान में 50 लाख लोगों को पीएचडी करवाते हैं अमेरिका से या कहीं भी दुनिया से, उर्दू में, अंग्रेजी में, मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स में, ज़्यादातर लोग सोशल साइंस से भी आते हैं। तो उसका शायद इतना फायदा पाकिस्तान को नहीं होगा। लोग वापस नहीं जाते, मिडल ईस्ट में चले जाते हैं, कोई कहाँ कोई कहाँ, जितना एक सड़क से, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने से, क्योंकि डेवलपमेंट पहले होनी होती है। तो इसलिए अमेरिका, मतलब हमारे पास भी जो इनके प्रोजेक्ट्स आते हैं यूनिवर्सिटियों वगैरह में, अगर इन्हें कहें ना कि हमने एक कमरा बनवाना है, तो नहीं बनाने देंगे। ठीक है, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स नहीं देंगे आपको, लेकिन कल्चरल प्रोजेक्ट्स आप ले सकते हैं। आप आज प्रपोजल भेजें यूएस एम्बेसी को, कल अप्रूव हो जाएगी आपको। हो सकता है $1 मिलियन फंडिंग मिल जाए, आप उसमें करें। और वो क्या होती है कि आप बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा दें, एक्सेस प्रोग्राम है एक, अंग्रेजी का कल्चरल एक्सचेंज के प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो टेंजिबल जो फायदा है वो यही होगा कि जब आप कहेंगे, बहुत ज्यादा लोग ये कहना शुरू कर देंगे कि हमें फलां चीज चाहिए, फलां नहीं चाहिए, यानी एड नहीं ट्रेड चाहिए। ये सारा पाकिस्तान की अगर सोच हो जाए, यहाँ पे आने वाला हर बंदा, लिखने वाला, जो वाशिंगटन पोस्ट में लिखते हैं, जो न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखते हैं, तो फिर जाहिर है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उन्हें जाहिर है इसी तरह से ही आपने प्रेशर बिल्ड करना होता है। इजराज साहब, मुकालमा के लिए फंडिंग मिल जाएगी हमें? सर आप अभी इजाजत दें, मैं प्रपोजल भेजता हूँ आपको, आप जमा करवा दें। जी मामा। और मैं इसको वैसे बुरा भी नहीं समझता हूँ। हमारे जो मसलन मेरा ख्याल है, मैं अब ये बात जो है ना, वैसे तो इस्लामी यूनिवर्सिटी में मसलन हमने कई दफ़ा, हमारे डिपार्टमेंट्स ने फंडिंग ली है। और एक आर्ग्यूमेंट ये होता है कि भाई, और किसी तरीके से अगर पैसे नहीं आ रहे पाकिस्तान में, तो यही एक तरीका है, इसको यूज करें बजाय, क्योंकि उनको तो कोई ना कोई मिल जाएगा। मुकालमा वाले नहीं जाएंगे तो किसी और ने वो कर लेना है। तो मेरा ख्याल है इस्लाम और मगरिब का एक प्रोजेक्ट था, जमात इस्लामी, ये प्रोफेसर खुर्शीद साहब का, तो शायद उसमें कुछ था, यूएस एम्बेसी का कुछ उसमें, अगेन आई एम नॉट श्योर, लेकिन मैंने सुना था। और एक
हमारे दोस्त हैं जो कि वहाँ पे काम करते थे, उनसे सुना था। तो आई एम नॉट श्योर। तो अगेन मतलब जो जो लोग ये वाला शऊर रखते हैं, इकोनॉमिक शऊर रखते हैं, मटेरियलिस्टिक शऊर रखते हैं, वो कहते हैं कि कोई मसला नहीं है, फंडिंग लेने में कोई मसला नहीं है, इसी तरह से हम चीज़ों को आगे लेके चलेंगे। तो आप नहीं लेंगे तो एचईसी के जरिए से फंडिंग आएगी, हमारे उसमें तो वो शामिल तो है। लेकिन ये है कि साथ साथ हमें ट्रेन, मैंने ये चीज़ तुर्की में देखी है कि लोग मटेरियलिस्टिकली कॉन्शियस हैं, पाकिस्तान की निस्बत बहुत ज्यादा। ठीक। तो वो हमारे यहाँ नहीं हुआ है। ठीक। जी शुमाइला। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने कहा कि पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो नैरेटिव बनाते हैं और फिर जाहिर है उसकी कॉस्ट भी होती है, और सवाल मेरा आपसे ये है कि ये सिलसिला फिर रुकता नहीं है, ये चलता ही चला आ रहा है, और एज अ नेशन एज अ फॉलोवर जो है हम उस नैरेटिव वो खेलते हैं, उस नैरेटिव पे वो खेल रहे होते हैं, लेकिन उसकी कॉस्ट अल्टीमेटली हमें भी पे करनी पड़ती है, जैसे कि अभी हम कर रहे हैं जो करंट सिचुएशन चल रही है। यहाँ पे आप ये बताएं कि अवेयरनेस की जरूरत कहाँ पे है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये जस्ट एक नैरेटिव है और उस पे बस ये अपनी सियासत कर रहे हैं। अम, अब इसमें मेरा ख्याल है रीसेंट कॉन्टेक्स्ट बड़ा डेंजरस भी है। मैंने पहले भी बहुत सारे दोस्त खोए हैं। लेकिन अगर आप देखें ना, नैरेटिव जो लीडर का नैरेटिव होता है, जो जो असल में कौम की आवाज होता है, क्योंकि उसके पीछे लोग आते हैं, बड़े बड़े एहतजाज होते हैं। तो भुट्टो के इनकार का भी पाकिस्तान को नुकसान हुआ था, और इमरान खान के इनकार का भी पाकिस्तान को नुकसान हुआ। लेकिन अब खास तौर पे जो पाकिस्तान इमरान खान का जो नैरेटिव है, वो अनफॉर्चुनेटली वो कल्चरल है। वो हकीकी आज़ादी का सिर्फ, जैसे मैंने पहले कहा, कि उसमें इमरान खान साहब के पास ये मौका था कि वो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की बात करें, क्योंकि लोग सुन रहे थे ना, उनके चाहने वाले भी ना चाहने वाले भी सब सुनते हैं ना उनकी बात को। तो उसमें उन्हें इकोनॉमिक जो अवेयरनेस है वो भी साथ में देनी चाहिए थी। इमरान खान साहब ने अगर कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन पढ़ी हुई है, ये इनके जो करीबी दोस्त थे, जो मेरा ख्याल है जिन्ना अखबार के मालिक हैं, जो छोड़ गए थे इनको, उन्होंने ये एक इंटरव्यू में कहा था कि इमरान खान ने ये किताब पढ़ी हुई है इसलिए वो इस तरह सोचते हैं, और अमेरिका के खिलाफ उन्होंने बोल दिया। लेकिन जब बोला तो सिर्फ ये कहा कि रिजीम चेंज क्यों किया, आप कौन होते हैं कि आप ये करें, हम एक गैरतमंद कौम है, हमें हकीकी आज़ादी चाहिए। ये बात की। ये नहीं कहा कि जो अगली बात थी वो नहीं की, जो कि इमरान खान ने असल में अपने ओपनिंग जो क्या कहते हैं उसको, जो एड्रेस होता है, पहला एड्रेस जो होता है, इनाग्रल जो एड्रेस था इमरान खान का, उसमें इमरान खान ने इकोनॉमिक्स की बात की थी। और उस वक्त मेरे जैसे कई लोग जो हैं बड़े खुश भी हुए थे। इमरान खान ने एग्जैक्टली यही बात की थी कि हमारी विमेन को फॉर एग्जांपल हॉस्पिटलाइजेशन अवेलेबल नहीं है, हमारे बच्चे जो हैं वो स्टंटेड पैदा होते हैं, हमारे लोग जो हैं वो इतने परसेंट गुर्बत की लकीर से नीचे रह रहे हैं, हमारे यानी मुख्तलिफ जो इस तरह की बातें हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो मुझे बड़ा वो हुआ था कि चले इकोनॉमिकली ये कॉन्शियस हैं तो ये उस पे जाएंगे। लेकिन मेरा ख्याल है विद इन अ फ्यू मंथ्स फिर ये आईएमएफ के उसमें चले गए थे, और उसके बाद तो फिर एक डाउनहिल वो सिलसिला शुरू हो गया था। तो उसकी हम जो अभी कॉस्ट पे कर रहे हैं वो बिला वजह पे कर रहे हैं, ना करदा गुनाह की कर रहे हैं। अगर हमने ये गुनाह सही वाला किया होता ना, ये जिसमें लज्जत भी होती कि जी आपने हमें लूटा है, और ये सारी कौम को अगर पता चल जाता, इसका अब उनके पास इलाज मौजूद है। जो जो हमने जो किया है ना, ये नहीं, इमरान खान ने जो भी कहा ना हकीकी आज़ादी और ये सब कुछ, ये कल्चरल बात है, इसको वो कल्चर से टैकल कर लेंगे। तो वो पहले 20,000 मेरा ख्याल है उन्होंने स्कॉलरशिप्स अनाउंस किए हुए हैं 10 साल में, या पता नहीं 10,000 स्कॉलरशिप्स हैं पीएचडी के, एचईसी के, यूएस पाकिस्तान नॉलेज कॉरिडोर के थ्रू। अब वो 50,000 कर देंगे। आपके जितने भी ज्यादा से ज्यादा बोलने वाले, जो फेसबुक पे लिखने वाले लोग हैं, ट्विटर पे या स्ट्रीट पे आने वाले लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो सारे जल्दी जल्दी अपनी बीएस खत्म करेंगे, एमफिल करेंगे, और उसके बाद कोशिश करेंगे वहां पे जाने की, क्योंकि वो 50,000 नहीं होता, असल में 5 करोड़ को आपने कंट्रोल कर लिया होता है उस कल्चरल उसके जरिए से। बिल्कुल ठीक। और किसी का कोई कमेंट, कोई कोई क्वेश्चन? डॉक्टर शाजिया जी। डॉक्टर जी अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर योर टाइम एंड टॉक। मेरा सवाल ये है कि आपने भी बात की कि हमारी जो सोच है हमें उसे मटेरियलिस्टिक करने की ज़रूरत है समहाउ, और
देखिए हर सोच का हम समझते हैं कि कोई गोल भी होता है ना, हम किसी तरह सोच के किसी तरह बनना चाह रहे होते हैं। और फिर आपने अमेरिका के हवाले दिए कि समहाउ वहाँ पे कंजम्पशन का लेवल और जो न्यूट्रिशन का लेवल और बहुत सारी ऐसी चीजें कि अगर हम सपोज कि हम आइडियलाइज करें तो हम वैसे बनना चाहते हैं। हालांकि हमें ये भी पता है कि अब शायद कोई भी अब जो दुनिया है वो आगे नहीं जाएगी इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट की जो हम बात कर रहे हैं। हमने कहीं उसको एक ऐसे लेवल पे लेके आना है कि हम सब मिलकर उसे सस्टेन कर सके ना। सो बहुत सारी मुल्क तो अपनी जो ग्रोथ है उसको कम कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। और ये भी कहा जाता है कि ऐसे हालात में अब जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं या डेवलपिंग कंट्रीज, और पता नहीं इसमें किस हमने किन कैटेगरीज में किस तरह से अपने आप को टैग किया हुआ है, लेकिन शायद वो उस जैसे भी साथ कह रहे थे ना कि टेंजिबली सपोज हम सारे बात करें और हम सारे आवाज उठाएं, आई एग्री कि हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात ही नहीं करते। लेकिन आवाज उठाने से अगर मसले हल होने लगे, आप ये जरूर कह सकते हैं कि हम लोगों की अटेंशन गेन कर लेंगे। लेकिन क्या हमारे मसाइल का हल सिर्फ ये है? और अगर हम इन मसलों से निकल भी गए तो नेक्स्ट स्टेज क्या है? फॉर एग्जाम्पल क्या मटेरियलिस्टिक थिंकिंग से वो क्या गोल सेटिंग हम अपने लिए कर रहे हैं? अगर अमेरिका जैसा आइडियल हम बनना चाहते हैं तो शायद वो भी पॉसिबिलिटी नहीं है उसकी कोई, वो हो नहीं सकता। तो इसमें ना कोई हमें आगे रास्ता कोई ऐसे नजर नहीं आ रहा। थोड़ा सा इस पे काइंडली अगर आप कमेंट करते जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमारे लिए होप कम है और विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होती जा रही है। लेकिन मटेरियलिस्टिक थिंकिंग या इस तरह के सवाल उठाने की जो मैं बात कर रहा हूँ उसमें एक तो ये है ना कि आप मुल्क को डेवलप करें, अमेरिका के बराबर ले जाएं। उसकी तो आप सही कह रही हैं कि पॉसिबिलिटी कम है, कम से कम उस पर वक्त लगेगा। अगर होगा भी सही ऐसा कुछ तो। दूसरी बात यह है कि जो एक्सप्लॉयटेशन है, मसलन पाकिस्तान के 300 यूनिट करेंसी के अमेरिका के 1 यूनिट के बराबर क्यों है? ये कौन डिसाइड करता है? कैसे ये सारा कुछ सेट होता है? मतलब पाकिस्तान को जो 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 हमारे जो जिस तरह के मसलन पाकिस्तान में जो किसान चावल लगाता है पानी में खड़े होके, बड़ा बुरा मौसम मौसम होता है जिस मौसम में चावल की कान लगाई जाती है, तो वो उन चावलों को अफोर्ड नहीं कर सकता है। जो उसमें से बचते हैं ना, टोटा चावल बचते हैं, किसान वो खाता है। तो ऐसा क्यों है? पाकिस्तान का जमींदार, जो छोटा जमींदार है खासतौर पे, वो क्यों नहीं मतलब अमेरिकियों जैसा लाइफस्टाइल ना सही, थोड़ा सा ऐसा जो रिस्पेक्टेबल लाइफस्टाइल होता है वो उनको क्यों नहीं मुयसर होता? इस सब कुछ, इस सारी गेम को सेट कौन करता है? तो ये सारी गेम सेट होती है कैपिटलिस्टिक जो जिस इकोनॉमिक सिस्टम में हम हैं उसके जरिए से। और ये जो सिस्टम है ये एक्सप्लॉयटेटिव है, ये फेयर नहीं है। उसको लीगलाइज कर दिया गया है, वो लीगल है लेकिन वो फेयर नहीं है। और इस पे जाहिर है कि मुझसे जो बेहतर असल में अनफॉर्चुनेटली जो एमबीए करते हैं लोग, वो भी कैपिटलिस्टिक सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं, ज्यादातर लोग, नॉट ऑल ऑफ देम। जो एक इकोनॉमिस्ट बनते हैं हमारे यहाँ, वो भी उसी सिस्टम में सोचना शुरू कर देते हैं, उसी में हल निकालने की कोशिश करते हैं। सिस्टम को क्वेश्चन कोई नहीं करता है, यानी सिस्टम को सेक्रेड बना लिया जाता है और उसमें फिर ये होता है कि जी हमने कैसे वो करना है। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि हम भले नाम उतनी डेवलपमेंट ना हो, डेवलपमेंट तो हुई है। अभी आप देखें, एक कंट्री को जरूरत थी राहदारी की, उन्होंने आके आपके मुल्क में डेवलपमेंट कर दी, उससे हमें भी फायदा हो सकता है, हम टैक्स भी चार्ज कर सकते हैं, हम मंडियों तक जल्दी पहुंच सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स को पहुंचा सकते हैं। लेकिन चले वो ना भी हो तो उसको सस्टेन करने की भी बात अगर हो, तो भी मेरा ये ख्याल है कि एक्सप्लॉयटेशन तो कम से कम रुकनी चाहिए ना। कि हमारा चावल सीधा अमेरिका में क्यों आता है? हमारा जो क्या कहते हैं उसको, बासमती जो चावल है, वो यहाँ पे आता है और यहाँ पे जो बैठा हुआ शख्स है वो अफोर्ड कर सकता है, उसको पाकिस्तानी अफोर्ड नहीं कर सकता। इसकी क्या वजह? या अच्छा मैंगो, हमारा जो अच्छा आम है, अच्छा माल्टा है, वो सब चीज़ें हैं। मतलब यहाँ पे तो अमेरिका में या कनाडा में आपको सब मौसमों के फल 12 महीने मिलते हैं, हर रोज अवेलेबल होते हैं। पाकिस्तान में मौसमी फल ही नहीं मिलता, लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ऐसा क्यों है? मतलब इस चीज को क्वेश्चन करने की जरूरत हो। सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन अगर रुक जाए हमसे, यानी ये जो सूद ले रहे हैं सिर्फ वही लेना हो, किसी तरह से कोई कोई बात कर दे, कोई नेगोशिएशन करने वाला बंदा आ जाए, लीडर आ जाए जो इतना अच्छे तरीके से कर ले, तो मेरा ख्याल है कि उसी से ही कम भूखे तो नहीं मरेंगे लोग। हम्म हम्म
अच्छा डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा इसमें डॉक्टर शाजिया का जो क्वेश्चन था ना उस पर कमेंट करना चाह रहा हूँ। डॉक्टर साहब देखिए, बात ये है कि वो एक थेरिस्ट हैं रॉबर्ट कॉक्स, उन्होंने कहा था कि एवरी थ्योरी इज फॉर समवन एंड फॉर सम पर्पस। जो नैरेटिव क्रिएशन की जो बात है ना, डिस्कोर्स क्रिएशन या नॉलेज क्रिएशन की, देखिए अ, आप नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ तो हो रहा है ना, फिर भी हो रहा है। और वो किसी ना किसी पावर और नॉलेज के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो किसी ना किसी पावर सेंटर को सर्व कर। और दूसरी बात यह है कि नॉलेज का या थ्योरी का जो एमेंसिपेटरी रोल है कि उसका ये पर्पस होना चाहिए कि फ्रीडम का, एमेंसिपेशन का। तो वो उसकी स्पेस क्रिएट करना कंडीशनल नहीं है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो। मतलब मेरा ये पर्सपेक्टिव है कि आप उसमें करते हैं, आप इसलिए करते हैं कि ये सही काम है जो एथिकली दुरुस्त है और आपको करना चाहिए। आप इसलिए नहीं करते कि आपको पहले से गारंटी हो कि इसमें सक्सेस होगी, तो फिर आप करेंगे, अदरवाइज आप नहीं करेंगे। तो ये मेरा छोटा सा इस पे कॉमेंट था। राना गुलाम मोहिउद्दीन साहब की बात करना चाह रहे हैं। जी राना साहब। राना गुलाम मोहिउद्दीन साहब, जी राना साहब। मेरी आवाज आ रही? जी जी, आ रही है लेकिन टूट रही है आवाज आपकी। हेलो। जी जी, बोलिए। बस मेरा ख्याल कि कोई प्रॉब्लम। आप जरा अगर अच्छा, इसको यही है कि दोबारा से शायद बेहतर हो। ये राना साहब आवाज नहीं आ रही, आप जरा इसको रिकनेक्ट करें, मीनवाइल किसी और से हम सवाल लेते हैं। आप अगर दोबारा इसको कनेक्ट करें तो शायद बेहतर हो जाए। अच्छा, मीनवाइल किसी और का कोई कमेंट, कोई सवाल, कुछ भी, एनीथिंग? राना साहब की तो अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक और बात भी पूछना चाह रहा हूँ। मुझे ये बताइए कि आपने जो अपना कमेंट किया था उसमें बात की थी कि पाकिस्तान में शुरू से जो नैरेटिव्स हैं, जो प्लूरलिटी है उसकी, उस पे उसकी गुंजाइश नहीं रही, डाइवर्सिटी को हमने एम्ब्रेस नहीं किया। ये बात तो दुरुस्त है, ऑब्जर्वेशन से तो आई एग्री विद यू। अब इसमें कुछ तो हम जानते हैं कि मतलब वो जो आइडियोलॉजिकल जो वर्सेस सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो डिबेट था वो शुरू में ही आइडियोलॉजी के हक में सेटल हो गया। तो अब इसकी स्पेस, मतलब हाउ टू क्रिएट दिस स्पेस के भी कोई गुंजाइश उसमें निकले। देखिए ना, जब ये है कि मैं वो उस तरह से कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, मतलब वो जो एक स्लोगन के तौर पे जब आप नैरेटिव क्रिएशन को उसमें लेके आते हैं कि खुदा एक है, रसूल एक है, दीन एक है, कौम एक है, परचम भी एक है और बस ठीक है, हमारी नैरेटिव भी एक ही। अब इसको कैसे करेंगे? बहुत सी आवाजें हम जानते हैं जिन्होंने थोड़ा इख्तलाफी आवाजें थी, वो भले वक्तों में रुखसत हो गए। अगर आजकल होते तो वो मार दिए जाते रिलीजियस डिस्कोर्स में भी। तो हमारे यहाँ तो स्पेस कम हुई है। मतलब ये जो स्पेस है ना डायलॉग का, वो वैसे जनरली है नहीं है कि मतलब आपके पास गुंजाइश नहीं है डिफरेंट पर्सपेक्टिव के दरमियान डायलॉग करने की, और हमें आदत भी नहीं रही, हम बर्दाश्त भी कम हो गई है हमारी। तो ये कैसे, मतलब हाउ टू डू इट, मतलब डायलॉग को प्रमोट कैसे करें? चले अगर इस सवाल को इस तरह से हम देखें। मेरा ख्याल है कि इसमें यानी जो नैरेटिव्स हैं, अगर आपने जो कि शुरू की बात की है कि शुरू से एक आइडियोलॉजी है हमारे पास और उसमें एक जैसा होमोजेनस एक कल्चर बनाने की कोशिश की गई, एक जबान उर्दू को प्रमोट किया गया, उसकी वजह से पंजाबियों ने वॉलंटरीली पंजाबी की कुर्बानी दी और फिर बाकी जबानों वैसे ही वो मार्जिनलाइज हो गई। तो इसको शायद पहली दफा रियलाइज, मेरा ख्याल है कि मैं गलत हो सकता हूँ, मेरा सियासी उतना वो नहीं है, लेकिन मुशर्रफ के दौर में मुझे याद है एक टेक्स्ट आया था जो हमसे ट्रांसलेट करवाया गया था और फिर उसके बाद
उसको सर्कुलेट भी किया गया था और पूरे मुल्क में मुकाबले वगैरह और कुछ चीज़ें का ऐलान करवाया गया था। उसका उन्वान जो है वो था यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो अभी रिसेंटली भी कुछ कुछ इसके ऊपर पीटीआई के दौर में भी थोड़ी बहुत एफर्ट हुई है। तो दुनिया डाइवर्सिटी को प्रिविलेज के तौर पे देखती है, इसीलिए आप देखते हैं कि ये इमिग्रेंट्स को ले आते हैं। अमेरिका की जो इकोनॉमी है, जो खासतौर पे डिजिटल साइड है, जो आईटी की जो साइड है, वो साउथ इंडियंस चला रहे हैं या चाइनीज चला रहे हैं। जो इनकी मैथमेटिक्स है, इनका जो वो भी ज्यादातर इमिग्रेंट्स हैं उसमें। इवन नासा में इवन बहुत सारी, अभी मैं एक क्लास जो पढ़ा रहा था मैथ डिपार्टमेंट में था, तो उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के वो लगाए हुए हैं, यानी डेमोग्राफिक्स लगाए हुए हैं, तस्वीरें और साथ में कि कहाँ कहाँ से है। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स जो मैथ डिपार्टमेंट में आते हैं, यहाँ पे साइंस डिपार्टमेंट्स में आते हैं, वो मतलब हर जगह पे ऐसे नहीं है, लेकिन उस डिपार्टमेंट में मैंने प्रोफेसर्स भी चाइनीज ज्यादा देखे हैं और स्टूडेंट्स तो इंडियन, चाइनीज, बंगालीज, मतलब ज्यादातर हमारे इलाकों से। तो अब अगर यानी डाइवर्सिटी ना हो तो क्या आईटी इंडस्ट्री उतनी सक्सेसफुल होगी अमेरिका की जितनी अब है? तो ये एक अच्छा, फिर यहाँ पे मसलन कनाडा में मैंने देखा है कि इमिग्रेशन वो अब करते हैं तो आईटी का या स्टेम का अलग से कोटा है, अलग से ड्रा करते हैं वो। उन्होंने बिल्कुल सेपरेट कर दिया, ज्यादा से ज्यादा लोग उनको इस इन फील्ड्स में चाहिए। तो लोगों ने इसको कैश करवाया है डाइवर्सिटी को, यानी इवन दूसरे मुल्कों से ले आके। हमारे तो अपने वहाँ डाइवर्सिटी है, कल्चरल भी, एथनिक भी, और थिंकिंग के पैटर्न्स में भी, यानी आइडियोलॉजिकली भी। तो उसको हमने अप्रिशिएट करने की बजाय उसको, तो ये अगेन वही बात है कि जब आप क्रिएटिव माइनॉरिटी को अलाउ नहीं करते हैं, जो कि असल में किसी भी मुल्क की आंखें और कान होते हैं, उनको आप जब साइलेंट कर देते हैं तो, और साइलेंसिंग में आपको मजा आने लगता है, आपको आसानी लगती है। एक दफा आपने देख लिया कि अयूब खान ने ये सिलसिला शुरू किया, जिया ने उसको क्लाइमेक्स पे लेके गया, और उसके बाद जाहिर है कि वो सिलसिला जारी रहा। तो फिर जाहिर है कि मजा आ गया कंट्रोल करने वालों को, हमें ठीक। रूल करने वालों को। उन्होंने फिर अलाउ नहीं किया। हालांकि इसमें जाहिर है कि कोई पॉलिसी मेकर, कोई सोचने वाला ही कोई पॉलिसी दे सकता है ना, कि भाई डाइवर्सिटी से आपको कैसे कैसे फायदा हो सकता है। और खास तौर पे यानी हमारे पास इंडिया की मिसाल है। वहाँ पे पाकिस्तान में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, हमारे एक दोस्त को बुलाया गया था, सीनियर एकेडमिक है, एक्सपर्ट है। तो उसमें ये उन्हें कहा गया था कि आप इस बात पे बोलें कि इंडिया में लोगों को कैसे बोलने नहीं दिया जाता। तो वो बड़े परेशान थे इस बात पे कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि इंडिया में ऐसा नहीं है ज्यादातर जगहों पे। अरुंधति रॉय के खिलाफ मसलन उन्होंने केस कर दिया, कश्मीर वगैरह में वो जुल्म करते हैं, कुछ जगहों पे है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उनके जो लेफ्ट के लीडर्स हैं या लेफ्ट के बोलने वाले हैं, चाहे वो माओइस्ट हों या इधर कश्मीर में लोग हों, मतलब वहां पे हैदर फिल्म जो है उनकी हिट हो जाती है, जो कि हैमलेट और उसके पैटर्न पे कश्मीर के हवाले से फिल्म थी। और बशारत पीर ने लिखी, बशारत पीर की किताब है कर्फ्यू नाइट के नाम से। तो वो एक रेजिस्टेंट फिगर है, नाम है। तो उसने वो फिल्म में कंट्रीब्यूट किया, वो फिल्म कमर्शियल फिल्म के तौर पे हिट हुई है, जिसमें वो शाहिद कपूर ने काम किया था। तो वहां पे तो हम, अगर अब उनको कितना फायदा हो रहा है इकोनॉमिकली, कल्चरली, यानी दुनिया भर में उनका कैसे एक अच्छा इमेज है, उसकी वजह से वो जाहिर है कि एक बड़ी इकॉनमी बन गए हैं इस वक्त। मेरा ख्याल है जर्मनी को वो बीट करने वाले हैं। तो उसके मुकाबले में हमने ये किया कि क्योंकि जब जो जो अगर अरुंधति रॉय इंडिया के खिलाफ लिख के दिल्ली में रह सकती है, तो फिर कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी टूरिस्ट ये सोचता है कि भाई अगर वो उसको कुछ नहीं कहते तो मुझे क्या खतरा है। ठीक। तो लेकिन पाकिस्तान में इस तरह से नहीं होगा, तो फिर तो जाहिर है कि लोग नहीं आएंगे और इकॉनमी डेवलप नहीं करेगी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया जी। राना साहब, आपको अगर आवाज का मसला हल हो गया तो आप कीजिए सवाल। जी राना साहब। अब आप बताएं, मेरी आवाज आ रही है अब? जी जी, आ रही पूछिए। मेरा शिराज साहब से जो एक तो कमेंट है कि उनका बहुत क्लैरिटी के साथ उन्होंने चीजें बताई, लेकिन एक सवाल है कि अगर वो जो उनके ख्याल में ऑर्डर है कि हमें जो है वो प्रायोरिटी जो है वो देनी चाहिए
जो इकोनॉमिक्स है, जो हम जो चाहिए चीज़ें, मटेरियल चीज़ें हमें चाहिए और जो नहीं है इसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो अगर हम प्रायोरिटी इसकी बजाय रूल ऑफ लॉ को दें, इसमें जो इंसाफ है सबके साथ हो, और जो इन्फ्लुएंस है पावर का, जो जो ये होने नहीं देता, उसको अंडर लॉ या अंडर रूल्स जो है वो लाया जाए, तो अल्टीमेटली जो लोग हैं उनको उनका राइट मिलना शुरू हो जाएगा, उनकी रिस्पेक्ट शुरू हो जाएगी, तो इकोनॉमिक भी ठीक हो जाएगी। तो क्या ये जो कल्चरल एस्पेक्ट है ये पहले नहीं आना चाहिए, ये प्रायोरिटी नहीं है? खास तौर पे इमरान खान के हवाले से अगर उन्होंने ये कहा कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, हम आपकी जो है वो वार में शामिल नहीं हैं, नहीं हो सकते, आपके कहने पर हम रशिया के साथ जो है वो उसकी मजम्मत नहीं करेंगे, या आपको ये एयर स्पेस नहीं देंगे अपनी अफगानिस्तान को कंट्रोल करने के लिए, तो क्या ये अगर ये उन्होंने कहा है तो क्या ये प्रायोरिटी ये नहीं होनी चाहिए थी? बहुत शुक्रिया। जी, थैंक यू सर। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इमरान खान ने की कई बातें ऐसी हैं, और बल्कि सारे हमारे लीडर्स जो हैं वो बुनियादी तौर पे कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। जी 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 डॉक्टर साहब। बीप, उनके नाम पर बीप लगानी हम चाहिए। इमरान खान की या दूसरे सियासतदानों की बात करें कि वो ये करना चाहते हैं, लेकिन मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे उन लोगों के पास इतनी पावर ही नहीं होती कि वो कोई इस मुल्क के बारे में या फॉरेन पॉलिसी के बारे में या इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में कोई फैसला कर सकें, या कोई अब देखें कि ये बात तो ठीक है। तो ये वो डॉक्टर कह साहब रहे ये हैं। आप सही कह रही हैं। जी जी। अच्छा, डॉक्टर साहब ने वापस आ गए। जी डॉक्टर साहब, फिर उसके बाद हम वापस आते हैं इसी पॉइंट पे। जी डॉक्टर साहब, शिराज जी साहब। जी 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 जी। तो मैं ये कह रहा था कि हमारे जो लीडर्स हैं ना सारे, वो जो खासतौर पे उसमें हैं, पावर में रहे हैं, वो इस सारे किस्से को समझते हैं और कुछ ना कुछ करना भी चाहते हैं। और उनके यहाँ इकोनॉमिक थिंकिंग शायद हमारे इंटेलेक्चुअल से, जो एडवर्ड सईद का शिकार हो गया, उससे ज्यादा है। क्योंकि उन्होंने जाहिर है कि डिलीवर करना होता है। और इमरान खान ने तो जाहिर है कि जंग से निकलने की बात बहुत पहले की और ये सारा कुछ। लेकिन एक जो मसला इमरान खान के यहाँ, जो मुझे लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, वो ये है कि इमरान खान ने अम, एक इकोनॉमिक इशू को कल्चरल इशू बना दिया। इमरान खान साहब ने, यानी, क्योंकि इकोनॉमिकली सब जो है खामोशी से अपना काम कर रहे थे और ये सारा सिलसिला चल रहा था। मसलन जरदारी ने सी पैक हैंड ओवर किया चाइना को, लोकल करेंसी में ट्रेड करने की कोशिश की, बल्कि मुआहदे भी हुए चाइना वगैरह के साथ, ईरान के साथ। तो रशिया के साथ भी इनकी एक तरह से डिप्लोमेसी काफी अरसे से चल रही है, और वहां से चीजें खरीदने की भी बात चल रही थी। लेकिन मुझे ये लगता है कि इमरान खान ने उसको पब्लिक करके और आज़ादी की बात करके, और बहुत लाउड तरीके से करके, उसका नुकसान हमें ज़्यादा हुआ है। अभी ये है कि जाहिर है कि हमारा सी पैक, इमरान खान साहब ने भी काफ़ी उसको एक तरह से डार्मेंट रखा, और उसके बाद तो बहुत ज़्यादा यानी अब तो जाहिर है कि क्योंकि हम बिल्कुल ही जो अमेरिका कह रहा है वही कर रहे हैं, तो इसलिए काफ़ी उसको नुकसान हो रहा है। जो 63 बिलियन की वो थी, उससे बहुत कम इन्वेस्टमेंट हमने असल में उसको यूज कर पाया है। दूसरी बात जो आपने रूल ऑफ लॉ की है ना सर, तो वो तो इसमें कोई शक नहीं है कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लॉज ही अनफेयर है। इंटरनेशनल लॉ जो है, या इवन आप कहीं भी देख लें, तो वो लॉ भी कोई सेक्रेट वो नहीं होती, उसको भी आहिस्ता आहिस्ता आपने चेंज करना होता है। यहाँ पे अमेरिका में हर वक्त वोटिंग हो रही होती है लॉज चेंज करने के लिए, और इन्होंने डेवोल्यूशन ऑफ पावर ऐसी की हुई है कि हमारे मसलन ओहायो में पिछले दिनों अलहदा से वोटिंग हो रही थी मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर।
तो वो इवन काउंटी की हद तक जो है ना बात चीजें वो खुद डिसाइड कर सकते हैं। तो जो लेजिस्लेशन है उसमें भी जब यानी ये कह दिया जाए कि जी मसलन इतने परसेंट जो है मसलन कोई कोई रुकावट नहीं है कि कितने परसेंट सूद लिया जाएगा लोगों से, कितने परसेंट, कोई वो नहीं है, बस ये ओपन इकॉनमी है, जो भी डिसाइड कर ले। तो उसके पीछे उसको बैक लॉ कर रहे होते हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि अवाम के पास ये भी राइट होना चाहिए। जब हम मटेरियलिस्टिकली सोचेंगे तो हम जो मटेरियलिस्टिकली एक्सप्लॉयटेटिव लॉज हैं उनको भी चेंज करने की कोशिश करेंगे। वो अगर हम नहीं करेंगे तो फिर यही रहेगा, हम उन लॉज में क्योंकि फैक्ट्री के लॉज होते हैं ना, रूल्स होते हैं, उसमें आपने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है एक मजदूर ने कि मैं डेली 8 घंटे काम करूंगा और ये टाइम आपने खरीद लिया तो मुझे खरीद लिया। आप मुझे कोई भी, उसमें लिखा होता है कि कोई भी ड्यूटी दे सकते हैं, और आपको तनख्वाह जो है वो 50,000 रुपया मिलेगी, या 50,000 भी मजदूर को तो नहीं मिलती मेरा ख्याल है। तो तो वो लीगली वहां पे काम कर रहा है, लेकिन वो एक्सप्लॉयटेशन है। मतलब पैसे उसको इतने यानी जो मिनिमम वेजेस है पाकिस्तान में वो लीगली एक्सप्लॉयटेटिव है। मतलब वो इतनी कम है कि उसमें गुजारा नहीं हो सकता है एक फैमिली का। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि ये बात बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ को मुकद्दम होना चाहिए, लेकिन अवाम की मटेरियलिस्टिक थिंकिंग मेरा ख्याल है कि उन लॉज में भी मसलन एक एक चीज हुई है कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर पाकिस्तान में हुई है, कि जी सूबों को इख्तियार मिल गया, लेकिन हमने कभी भी ये नहीं सुना कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर ये कह रहा हो कि अब हम सूबों की बजाय इसको जिले की सतह पे ले जाएंगे, या क्योंकि ये इलीट का आपस का झगड़ा था, उन्होंने आपस में बांट लिया। उन्होंने कहा कि जी हमें, हमारे पास मरकजी हुकूमत तो आती है तीसरी बारी पे, चौथी बारी पे, सूबे तो हर वक्त होते हैं ना, तो इसलिए लेट्स ब्रिंग इट डाउन टू प्रोविंशियल लेवल। लेकिन डेवोल्यूशन ऑफ पावर तो ये होती है ना कि आप काउंटी की, यूनियन काउंसिल की सतह पे कुछ यानी टैक्सेस हों जो वहां के लोगों के पास हों। यहाँ मैं जब बोल्डर में था तो एक बार वॉलमार्ट का कोई वावेला हुआ कि यहाँ पे बोल्डर में वॉलमार्ट खुलने लगा है। तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ और उसमें मेरे हॉस्टल के कुछ लोग भी शामिल हुए। तो 10-12 साल पहले की बात है। तो मैं पाकिस्तानी सोच के साथ वहां पे गया था। तो मैंने कहा वॉलमार्ट तो हम इतनी दूर जाते हैं, चीजें सस्ती मिलती हैं वहां से लेके आते हैं, तो ये क्यों नहीं आने दे रहे यहाँ पे बोल्डर में उसको, ये तो अच्छी चीज है वॉलमार्ट। तो उन्होंने कहा नहीं, अच्छी चीज नहीं है, अल्टीमेटली इससे नुकसान होता है, क्योंकि हमारी जो लोकल जो इकोनॉमी है, वॉलमार्ट का मालिक अगर न्यूयॉर्क में बैठा हुआ है तो यहाँ से सारा पैसा वहां चला जाएगा। तो लोकल बिजनेसेस को जब फायदा होता है यहाँ उनसे हम चीजें खरीदते हैं, तो हमें लोकली यानी वो पैसा यहीं सर्कुलेट होता है, हमारे पास ज्यादा वापस आता है बनिस्बत वॉलमार्ट की डिस्काउंट से। तो ये जो इस तरह की सोच है ना, और वो एक शहर डिसाइड चूंकि कर सकता है यहाँ पे, तो कोई मसला नहीं है, उन्होंने किया। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, चूंकि ये इजाजत अवाम को नहीं है और ये फिक्र भी नहीं है अवाम के पास। तो इसलिए फिर हम मार खा रहे हैं। अल्टीमेटली यही होगा कि 4-6 लोग पाकिस्तान के होंगे, बाकी दुनिया के होंगे 25-30 लोग, जिनका कब्जा होगा सब इकॉनमी के ऊपर और सारी जमीनों के ऊपर। क्योंकि यही हो रहा है ना, बड़ी जो कंपनी है वो छोटी कंपनियों को खरीद रही हैं और सारा कुछ हो रहा है। तो बाकी फिर सारे या तो नौकर होंगे, और अगर नौकर की भी जरूरत ना रही मशीन की वजह से, तो फिर बाकी सारे मेरा ख्याल है कि बर्डन होंगे, तो उनको पता नहीं किस तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। बहुत शुक्रिया सर। कोई और किसी दोस्त का कोई सवाल हो तो क्विकली, हम टाइम तो मेरा ख्याल है हमारा हो चुका है, वरना हम इसको वाइंड अप करते हैं। अच्छा शिराज साहब, मुझे ये लगता है आपकी जो गुफ्तगू है उसके रोशनी में कि मटेरियलिस्टिक और इकोनॉमिक थिंकिंग की आप बात कर रहे हैं, तो इंडिविजुअली तो हम काफी जो है वो मटेरियलिस्टिक है। कलेक्टिवली जो है ना, हमारे जो डिस्कोर्सेज है उसमें इकोनॉमिक थिंकिंग या मटेरियलिस्टिक थिंकिंग सिस्टम के हवाले से वो मिसिंग है, वो वाला पार्ट। और इंडिविजुअली जो हम हैं वो उसमें तो हर तरह का तरीका मतलब इख्तियार होता है। तो शायद ये सिस्टम को भी सूट करता है कि इंडिविजुअली आप जो मर्जी करते रहे, लेकिन सिस्टम को जब आप क्वेश्चन करेंगे, कलेक्टिविटी को चेंज करने की जब आप बात करेंगे, फिर प्रॉब्लम। तो इसीलिए शायद उसकी गुंजाइश भी जो है वो निस्बतन कम है।
और उसमें फिर ये बात बहरहाल बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपने बार बार इसको एम्फेसाइज किया कि उसमें ये नैरेटिव्स जो हैं जो दूसरे पर्सपेक्टिव से आ रहे हैं, जो रियल इश्यूज को एड्रेस नहीं हम करते, तो वो एक डाइवर्जन के तौर पे जो सर्व करते हैं सिस्टम। तो ये बड़ी मेरा ख्याल है कि मैं इसको जो समझा हूँ कि इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो हमें जो खास तौर पे जो लोग टीचिंग में हैं, जो किसी न किसी तरह से नैरेटिव प्रोड्यूस करते हैं, उनको मेरा ख्याल है कॉन्शियस होना चाहिए इसके बारे में कि हम रियल इश्यूज पे कॉन्शियसनेस जो है वो हम यही कर सकते हैं, तो वो हम जरूर उसमें अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो करें। तो बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। खुश मोस्ट रहें, वेलकम सलामत सर। रहें, थैंक यू एवरीवन। तो इसी के साथ ही हम इसको क्लोज करते हैं। थैंक यू थैंक यू, एवरीवन। थैंक यू थैंक यू सर, सो मच, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।